हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप। वेलकम टू मिशन IAS PCS। आपके लिए मैंने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है, दैट इज जो हम विजन IAS के डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करते थे। अब जैसा कि मैंने आपसे वादा भी किया था कि मंथली बेसिस पर हम आपको ये वीडियोज प्रोवाइड कर देंगे, तो उसी के इनिशिएटिव को कंटिन्यू करते हुए मैंने आपके लिए कहीं ना कहीं इस इनिशिएटिव की शुरुआत कर दी है और आपको ये एग्जामिनेशन में काफ़ी मदद पहुंचाएगी। इसलिए आप इन मैगजीन्स पर रिलाई कर सकते हो एंड अल्टीमेटली आप इसको देख सकते हो, वीडियोज को अंडरस्टैंड कर सकते हो और ये वीडियोज काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होगा, क्रिस्पी होगा, सो दैट आपका ज़्यादा टाइम ना खाए, आप इसको अच्छे से रिवाइज कर सको विदाउट एनी इश्यूज। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम रहती है कि इतना ज़्यादा हैप्टी मैगजीन्स वो कैसे पढ़े। तो इसके लिए मैंने आपका काम आसान करने का प्रयास किया है। आपको बस वीडियोज वॉच करनी है और जो कीवर्ड्स हैं मैगजीन्स के उस पर आपको फोकस करना है, एक दो डाटा पर फोकस करना है, ताकि आपका तैयारी और आसान हो जाए और इसी को रिवीजन करते रहने हैं। मैं साथ साथ आपको बेसिक्स की भी क्लियरिटी देता रहूंगा। तो कैसा लगा ये इनिशिएटिव आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड आपके रिस्पॉन्स का हमें इंतज़ार रहेगा। एंड आप हमारे चैनल से जुड़े और इस प्रकार की जो इनिशिएटिव है मैं आपके लिए लाता रहूंगा एंड आपको इसी प्रकार से मदद करता रहूंगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल मत भूलें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और किस प्रकार से हम इसकी डिस्कशन करेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं पॉलिटी का जो कंटेंट है वो डिस्कस करूंगा। जैसे पॉलिटी एंड गवर्नेंस में कोऑपरेटिव्स है, राइट टू बी फॉरगेटेड, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये सब आपका जुलाई में काफ़ी न्यूज़ में रहा था, इसलिए हम सबसे पहले इसे कवर करेंगे। उसके बाद ये जो न्यूज़ इन शॉर्ट्स है उसे हम कवर करेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में हम इंटरनेशनल रिलेशंस एंड जो सिक्योरिटी है उसको कवर करेंगे। तो इस प्रकार से हम रुक रुक कर आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे साथ एंड इसी प्रकार से हम जो है इस प्रकार के डेली वीडियोस लाते रहेंगे करंट अफेयर्स के एज पर द नीड। सो विदाउट डिलेइंग लेट्स स्टार्ट। अगर आपने हमारा पॉलिटी लेक्चर्स नहीं देखना है, शुरू किया है, बेसिकली नहीं देखना नहीं, शुरू नहीं किया है देखना, तो आप हमारे पॉलिटी लेक्चर्स को देख सकते हो। काफ़ी अच्छे तरीके से आपको मैंने पॉलिटी लेक्चर्स प्रोवाइड करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो चलिए विदाउट डिलेइंग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस के टॉपिक को कवर करेंगे। तो पहला इश्यू है आपका कोऑपरेटिव्स। तो ये न्यूज़ में क्यों रहा है? बिकॉज 100th इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव सेलिब्रेट किया गया है न्यू दिल्ली में और बेसिकली उस सेलिब्रेशन में होम मिनिस्टर और कॉरपोरेशन मिनिस्टर दोनों एक ही हैं, अमित शाह जी। तो उन्होंने बेसिकली इस सेलिब्रेशन को अटेंड किया था। तो यहाँ से आपका कोई कोऑपरेटिव का इश्यूज है ना, वो निकल कर आता है। तो सबसे पहले हम बेसिक्स के बारे में जानेंगे कि कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं। देखो, जब हम बात करते हैं कोऑपरेटिव्स की ना, तो ये एक वॉलेंटरी एसोसिएशन है। किनका? इंडिविजुअल्स का, हैविंग कॉमन नीड्स। तो बेसिकली वैसे इंडिविजुअल जिनकी कॉमन नीड्स होती हैं वो एक साथ आते हैं और अपने कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट को अचीव करने का प्रयास करते हैं। तो ये तो हमने समझा। क्या एम एंड ऑब्जेक्टिव हो सकती है? तो बेसिकली अपने मेंबर्स को सपोर्ट करना, साथ ही साथ जो पुअरर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है उनके इंटरेस्ट को आगे लाना, एज वेल एज सेल्फ हेल्प एंड म्यूचुअल हेल्प करना। तो ये बेसिकली इनका प्रिंसिपल होता है। तो ऑपरेट कैसे होते हैं? तो ऑपरेट करने का एक प्रोसेस है। जैसे जो लोग हैं, जैसे लेट्स से कि कोई कोऑपरेटिव बनाना चाहता है, तो वैसे व्यक्ति जिनका कॉमन इंटरेस्ट है वो एक साथ आएंगे, ग्रुप बनाएंगे, जो भी उनके इंडिविजुअल रिसोर्सेस हैं वो उसको पूल करेंगे, उनको यूटिलाइज करेंगे बेस्ट पॉसिबल मैनर में एंड कॉमन बेनिफिट हासिल करेंगे। बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के एग्जांपल्स भी हैं हमारे पास, जैसे एफपीओज हो गए आपके, ठीक है, या फिर आपके जो अमूल की बात करते हैं वो भी आपके हो गए। इफको आपने सुना होगा, है ना, IFFCO, ये भी आपका एक कोऑपरेटिव सी है। और वेरियस जो क्रेडिट कोऑपरेटिव्स होते हैं जो लोन सब प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में भी आपने सुना होगा। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल है। तो मैंने बेसिक को तो यहाँ से डिस्कस कर लिया है। तो आप चलते हैं अदर डिटेल्स पर, मोर इन न्यूज। तो और ज़्यादा क्यों न्यूज़ में रहा है? तो बेसिकली ये जो सेलिब्रेशन है ना,
इसको ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन एंड नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया के तरफ से, ठीक है। और ध्यान रखना है आपका, ये जो आपका NCUI है ये अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो रिप्रेजेंट करता है इंटायर कोऑपरेटिव मूवमेंट को, एंड इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1929 में। बाकी ज़्यादा डिटेल्स आपको ध्यान नहीं रखने। मेन थीम क्या रहा है इस इवेंट का तो आप देख लो, बिल्डिंग ए सेल्फ रिलायंट इंडिया एंड ए बेटर वर्ल्ड थ्रू कोऑपरेटिव्स। तो ये हमने बेसिक्स की बात कर ली। कोऑपरेटिव्स आपको समझ में आया ना, जैसे FPOs की बात करते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी एक प्रकार से कोऑपरेटिव्स हैं, बिकॉज बहुत सारे फार्मर्स, उनके अपने अपने लैंड होते हैं। अब उन लैंड को एक साथ इकट्ठा किया जा सकता है और फिर उस बड़े से लैंड पर खेती की जा सकती है, ठीक है। तो कॉस्ट भी कम लगेगा, इनपुट्स भी कम लगेगी, प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, उनका जो बार्गेनिंग पावर है वो भी ज़्यादा होगा। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। तो बेसिक आपके क्लियर हो गए होंगे, आई थिंक सो। अब चलते हैं रेलिवेंस के बारे में जानते हैं। तो देखो, अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर बात करें ना, तो मोर देन 12% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, अप्रोक्स देश का पॉपुलेशन अगर हम बात करें, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन लगभग 800 करोड़ है। तो अगर हम इसका 10% निकालें तो 80 करोड़ के, मतलब 80 करोड़ के आसपास होगा। तो बेसिकली लगभग 80 करोड़ के आसपास जो पॉपुलेशन है वो कोऑपरेटिव से जुड़े हुए हैं। और इतना ही नहीं, मोर देन 30 लाख कोऑपरेटिव्स पूरे वर्ल्ड ओवर में हमें देखने को मिलते हैं। तो एक रिलेवेंस है कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव्स का, नॉट ओनली इन इंडिया बल्कि डिफरेंट कंट्रीज में भी। और कोऑपरेटिव्स के डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, भारत में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स वर्क करते रहते हैं। और इसके लिए मैंने एक अच्छा सा एग्जांपल आपके लिए पेश किया है, देखो आप। तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो ये तो प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकते हैं। यहाँ पर प्रोड्यूसर्स जो भी हैं वो बेसिकली अपने इंटरेस्ट को रखते हैं और अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं, ठीक है। एंड कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज हो सकता है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज हो सकता है, जहाँ पर क्या होते हैं, इंडिविजुअल्स एक साथ आते हैं, कुछ कुछ पैसे मिलाएंगे और अल्टीमेटली उन मेंबर्स के नीड्स को फुलफिल करेंगे, यानी कि लोन देने का काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से चलता है। साथ ही साथ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी हो सकती है, कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज हो सकती है। तो ये जो आपका कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी है, फार्मर के इंटरेस्ट को सर्व करती है। तो इस प्रकार से डिफरेंट सेक्टर्स के लिए डिफरेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हमें देखने को मिल सकते हैं, है ना। तो इसको हमने मेजर टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो यहाँ से आप हो गया आपका, ठीक है। और यहाँ पर देखो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये आप यूज कर सकते हो इस डाटा को, कि लगभग अगर देखा जाए पूरे वर्ल्ड में तो 300 लार्जेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं। उसमें से 3 जो है ना अंडर 300 आते हैं। वो 3 कौन है? अमूल। अमूल सोच सकते हो कि कितना बड़ा ब्रांड बन चुका है, और ये एग्जाम्पल है कोऑपरेटिव्स का। इफ्को की बात करें, फिर आपका KRI BHCO क्या है ये आप हमें कमेंट में बताओ। तो ये हमने देखा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स क्या है। तो यहाँ पर तो ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस होती है, वॉलंटरी एंड ओपन मेंबरशिप होता है, साथ ही साथ कम्युनिटी के लिए कंसर्न्स होती है यहाँ पर, है ना, कम्युनिटी की चिंता की जाती है। साथ ही साथ कोऑपरेशन एमंग द कोऑपरेटिव्स, एजुकेशन, ट्रेनिंग, इन्फॉर्मेशन, ये सब भी कहीं ना कहीं प्रमोट होती है। डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल, बिकॉज ये वॉलंटरी एसोसिएशन होता है तो मेंबर एक साथ आते हैं। एंड मेंबर्स इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं। और अगर हम बात करें कुछ अन्य बेसिक्स की, तो ये ध्यान रखना है आपको, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। जो कोऑपरेटिव्स है ना, ये आपका स्टेट लिस्ट में आते हैं, है ना। आपको पता है जो 7 शेड्यूल है इसमें आपका स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ठीक है, और रेसिडुअरी पावर होता है। तो स्टेट लिस्ट में कोऑपरेटिव्स आता है। और ये भी ध्यान रखना है, जब 97 CAA हुआ था तो जो कोऑपरेटिव्स है उसको फंडामेंटल राइट के अंतर्गत डाला गया था, जो कि आपका आर्टिकल 19(1) क्लाउज C में मेंशन है। उसी प्रकार से DPSP में भी प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव्स इन ए डेमोक्रेटिक मैनर इसको ऐड किया गया था, और ये आपका आर्टिकल 43B में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 लाया गया था, जिसके तहत जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज विच ऑपरेट्स इन मोर देन 1 स्टेट, तो उनके रजिस्ट्रेशन के लिए ये एक्ट लाया गया था। तो होप आपकी बेसिक्स क्लियर हो गई होगी। अब इश्यूज क्या है, चैलेंजेस क्या है, तो भाई साहब ये अच्छा खासा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको ध्यान रखना है।
तो क्या चैलेंजेस हो सकती है? डेमोक्रेटिक स्पिरिट की कमी हो जाए, जैसे गवर्नमेंट इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट बार बार लेते आती है ना। एंड पॉलिटिसाइजेशन हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल जो मेंबर्स होंगे, हो सकता है एक दो मेंबर ऐसे हो जो उस कोऑपरेटिव सोसाइटीज को डोमिनेट कर रहे हो, तो इक्वल वॉइसिंग कहीं ना कहीं नहीं मिल पाती। इंटरनल क्वारल होता है, राइवलरीज होती है, तो ये सब बातें। साथ ही साथ रीजनल इम्बैलेंसेस इन ग्रोथ कैसे, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें लाइक वेस्ट बंगाल, बिहार, ओडिशा, यहाँ पर जो कोऑपरेटिव्स हैं वेल डेवलप नहीं हुए हैं। लेकिन अगर हम बात करें महाराष्ट्र, गुजरात, तो यहाँ पर कोऑपरेटिव्स वेल डेवलप हुए हैं। ठीक है। उसके बाद इकोनॉमीज ऑफ स्केल की कमी है। कहने का मतलब ये है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती भी है तो फ्यू मेंबर्स हैं। साथ ही साथ अगर उनका ऑपरेशन की बात करें, ठीक है, तो काफ़ी कम एरियाज में फैले हुए हैं, है ना, कुछ विलेज तक ही रेस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। साथ ही साथ इनएडिक्वेट ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी है, जिसके कारण प्रोफेशनलिज्म नहीं आ पाता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड देयर मैनेजमेंट में। लेकिन अब चलते हैं आपके स्पेसिफिक इश्यूज पर, यानी कि कोऑपरेटिव बैंक्स का अपना ही चैलेंज है। क्या है कोऑपरेटिव बैंक का अपना चैलेंज? वो है आपका ड्यूल रेगुलेशन। यानी कि आपको ही पता है ना, कोऑपरेटिव बैंक्स को एक प्रकार से स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी भी रेगुलेट करती है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी रेगुलेट करता है, जिसके कारण अकाउंटेबिलिटी कहीं ना कहीं नहीं आ पाती है। तो ये ध्यान रखना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2021 में जो नॉर्म्स है ना वो चेंज किया गया था, तो याद रखना ड्यूल रेगुलेशंस का जो आपका पॉइंट है। साथ ही साथ बैलेंस शीट कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, यानी कि आप देख सकते हो एग्जाम्पल के रूप में बैलेंस शीट मतलब क्या, एनपीए कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ जाते हैं कोऑपरेटिव बैंक सब में। जैसे एग्जाम्पल भी दिया जाता है कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स है केरला के, वहाँ पर 38% जो है एनपीए हो गया है, जबकि जो कमर्शियल बैंक्स है उसमें सिर्फ और सिर्फ 3.99% का एनपीए देखने को मिला है, जो भी उन्होंने लोन एडवांसेस दिए हैं। उसके बाद गवर्नेंस इश्यूज हैं, है ना, जैसे मॉडर्न बैंकिंग प्रैक्टिसेस नहीं है, डिजिटलाइजेशन नहीं है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, तो ये सब इशू चलती है। और एग्जाम्पल भी कोट किया जाता है पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का। क्या वे एड है, क्या सोल्यूशन है बेसिकली सो दैट कोऑपरेटिव मूवमेंट हमारे देश में सफल बन सके? तो वही बात है भाई साहब, डेमोक्रेटिक स्पिरिट प्रमोट करो, ठीक है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कम करो, एंड इंक्लूसिविटी जो है कोऑपरेटिव्स की बढ़ाओ। उसके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज को राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आरटीआई एक्ट 2005 में लाओ। उसके बाद अवेयरनेस क्रिएट करो अमंग द मेंबर्स अबाउट देयर राइट्स एंड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन इम्पार्ट करो सो दैट एथिकल बिहेवियर स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन आए मेंबर्स में। ये सब बात है। मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रमोट कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करो लाइक गवर्नेंस, बैंकिंग एंड बिजनेसेस, सो दैट ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल एफिशिएंट सिस्टम बने। स्किल्ड एम्प्लॉयज को लेकर आओ, है ना, बिकॉज अनस्किल्ड एम्प्लॉयज कहीं ना कहीं एफिशिएंसी को डिग्रेड करेगा, और स्किल्ड एम्प्लॉयज रहेंगे तो कोऑपरेटिव सोसाइटी सिर्फ लोकल लेवल पर नहीं, वो नेशनल से ग्लोबल लेवल पर भी जा सकती है। इस प्रकार से आप देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर भी आपका बेसिक्स है, स्टेप्स क्या लिए गए हैं टू स्ट्रेंथन द कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया, लाइक मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन बनाया गया है ना, एक अलग से मिनिस्ट्री बनाया गया है। एंड उसके बाद बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 लाया गया था, जिसके तहत आरबीआई को पावर दिया गया कि वो सुपरसीड कर सकते हैं बोर्ड ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स को। साथ ही साथ एनएफईडी यानी कि नाफीड जिसको कहते हैं, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, जिसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं कोऑपरेटिव्स के उसकी मार्केटिंग की जाए, सो दैट ये जो है प्रॉफिटेबल बने, ग्रो करे, एंड बेटर सर्विसेज इनको प्रोवाइड की जा सके। एंड वी हैव द एनसीडीसी, इसके बारे में तो बहुत बार चर्चा होती है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 1963 में बना था, और ये असिस्टेंस प्रोवाइड करता है टू द स्कीम्स ऑफ मार्केटिंग, है ना, या फिर प्रोसेसिंग, स्टोरेज, ये सब कुछ स्कीम्स लाई जाती है ना, तो ये जो आपका एनसीडीसी है उसको असिस्ट करता है। एज वेल एज ये जो है अभी काफ़ी ज़्यादा रिसेंट में आपका न्यूज़ था, इसलिए इसको याद रखना है। जो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 था ना, इसके कुछ प्रोविजंस को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया था, ठीक है। और ये जो 97 CAA है, इसने आर्टिकल 19 क्लाउज 1 सब क्लाउज C को अमेंड किया था, और बेसिकली आर्टिकल 43B इंसर्ट किया गया था, ये डीपीएसपी में जो हमने अभी डिस्कस किया था। एंड पार्ट 9B अलग से ऐड किया गया था, जो डायरेक्टली कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड प्रोविजंस को डील करती। तो कोर्ट ने बेसिकली पार्ट 9B जो है
उसको कहा कि ये जो प्रोविजंस दिए गए हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लेकर पार्ट 9B में, वो सिर्फ ऑपरेटिव होंगी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए, यानी कि वो आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी जहां ऑपरेट हो रहे हैं मोर देन वन स्टेट में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। मल्टी स्टेट का मतलब क्या हो, मोर देन वन स्टेट में ऑपरेट हो रहा। और यहाँ पर देख लो आप, पार्ट 9B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या डिक्टेट करता है, टर्म्स फॉर रनिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये पूरा हमने मुद्दा देखा है फ्रेंड्स। और यहाँ पर बेनिफिट्स देख सकते हो, जेंडर इक्वलिटी आ सकती है, सोशल कोहेशन होगा, पॉवर्टी इनइक्वलिटी कम होगी, अफोर्डेबल फाइनेंस होगा, इक्वल वोटिंग राइट्स जो है डेमोक्रेटिक स्पिरिट को प्रमोट करते हैं, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडरशिप को प्रमोट करते हैं। साथ ही साथ जो फिलोसफी ऑफ म्यूचुअल हेल्प की, एक दूसरे का साथ देंगे और आगे बढ़ेंगे, इसको भी कहीं ना कहीं प्रमोट करता है। बिल्डिंग लोकल एक्सपर्टाइज एंड प्रॉफिट्स एंड एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होता ही है। तो हमने देख लो तुरंत इस इश्यू को कवर कर लिया है, आई थिंक कि 5 मिनट के अंदर। तो कैसा लग रहा है आपको ये इनिशिएटिव, आप हमें बताओ। तब तक हम चलते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर, दैट इज राइट टू बी फॉरगेटेड। ठीक है, आप जल्दी जल्दी लाइक का बटन बस दबाते रहिए, आपके लिए हम इस प्रकार का इनिशिएटिव लाते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, दूसरा टॉपिक है आपका राइट टू बी फॉरगेटन। अब भाई साहब, ये मुद्दा क्यों न्यूज में आया था? तो बेसिकली हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्टेट किया अपने रजिस्ट्री को कि एक कपल्स का डिटेल रिमूव करिए फ्रॉम द सर्च इंजन एंड इंटरनेट। तो राइट टू बी फॉरगेटन आपको ही पता है ना, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया था कि जो राइट टू बी फॉरगेटन है वो भी एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, तो उससे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली इसके डिटेल में नहीं जाना है, जो पेटिशनर है उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, बिकॉज इट इज़ नॉन रेलिवेंट। बस हमें जानना है राइट टू बी फॉरगेटन, या फिर इसी को हम राइट टू इरेजर कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? तो बेसिकली आप जैसे लेट से कि फेसबुक चलाते हो, ठीक है, फेसबुक से जुड़े हुए, लेकिन कभी मन किया कि भाई साहब आप फेसबुक से मन भर गया है, कंसंट्रेशन को बिगाड़ता है, कॉन्शियसनेस को बिगाड़ता है, तो चलो अब फेसबुक को बंद कर देते हैं, है ना, कंप्लीटली इसको शट डाउन कर देते हैं। तो बेसिकली आप क्या करोगे, अकाउंट को ख़त्म कर दोगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन पहले शेयर किए हैं, सब कुछ रखा हुआ है उसके पास। ठीक है, तो ये जो राइट टू बी फॉरगेटन है वो यही काम करता है कि अगर लेट से कि कोई जो यूजर है वो एग्जिट कर गया है, या फिर यूँ कह सकते हो कि काम जो है ख़त्म हो गया है, जो भी डाटा यूज करने थे, तो बेसिकली आप डाटा सेव मत करो, यानी कि जो कंपनी है वो डाटा सेव नहीं करेगी, वो डाटा को हटा दो। ठीक है, इसी को कहते हैं राइट टू बी फॉरगेटन। बिकॉज काम खत्म हो गया, तो काम खत्म हो गया तो डाटा रखने से क्या फायदा, इसलिए डाटा को वहां से हटाओ, नहीं तो फिर उसका गलत उपयोग हो सकता है ना, हो सकता है डाटा लीक हो जाए सर्वर से, तो बहुत बड़ा इश्यू आ सकता है। तो इसी को कहते हैं राइट टू बी फॉरगेटन। होप आपने ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली होगी। तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ राइट टू बी फॉरगेटन का? तो राइट टू हैव पब्लिकली अवेलेबल पर्सनल इन्फॉर्मेशन रिमूव फ्रॉम द इंटरनेट, या फिर सर्च, या फिर डाटाबेसेस या वेबसाइट। तो जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इन सब जगहों पर अवेलेबल है ना, उसको हटाओ। एंड बिकॉज कि वो इन्फॉर्मेशन, वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन अब उसकी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो ज़रूरत थी उसकी काम खत्म हो गई, तो उसको हटाओ, है ना। जैसे कोई वस्तु है, उसका काम खत्म हो गया, तो हम क्या करेंगे, जिससे लिए हैं उसको दे देंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर भी है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, बाकी अदर डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो राइट टू बी फॉरगेटन है वो एब्सोल्यूट राइट नहीं होती, यानी कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इस पर लगाए जा सकते हैं। ठीक है, अगर हम ग्लोबल प्रैक्टिसेस की बात करें, तो ये जो आपका यूरोपियन यूनियन ने जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन लाया था, है ना, जिसके तहत जो आपका यूजर का राइट है ना, उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन किया था यूरोपियन देशों में। तो ये बेसिकली स्टेटूटरी राइट है, और इसमें भी ये जो राइट टू बी फॉरगेटन है उसको रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक है, ये बात है। जैसे आप देख लो आर्टिकल 17 ऑफ द GDPR 2016, ये प्रोवाइड करता है राइट टू इरेजर, यानी कि जब ज़रूरत ख़त्म हो गई डाटा की, तो फिर उन डाटा को इरोज करो। ठीक है ना, देख सकते हो, टू डिलीट पर्सनल डाटा कंसर्निंग हिम और हर विदाउट अनड्यू डिले। तो ये आपका GDPR 2016 के एक्ट में प्रोविजंस है, और इस पर क्वेश्चन भी आ चुका है GDPR, है ना, किससे एसोसिएटेड है, कौन से देश से एसोसिएटेड है। तो ये बात हमने डिस्कस की। लेकिन USA में कुछ डिफरेंट चीज़ चलती है, यानी कि सपोर्ट तो है वहाँ पर कि राइट टू बी फॉरगेटन का कंसेप्ट लाया जाए,
लेकिन अभी वहाँ के लॉ में इसको इंटीग्रेट नहीं किया गया है। ठीक है, तो होप आपको एक बेसिक चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर एक इश्यू निकल कर आता है राइट टू प्राइवेसी वर्सेस राइट टू बी फॉरगेटेन। तो राइट टू प्राइवेसी का मतलब ये हुआ कि भाई साहब लेट्स से कि कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, अब उसको पब्लिकली तो शेयर नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो हमारे राइट टू लाइफ के खिलाफ हो सकता है। अब पता चला कि डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड को शेयर किया जा रहा है इंटरनेट पर, तो पता चला कि सारे पैसे ही खत्म हो जाएंगे ना, बिकॉज साइबर थेफ्ट सब वाली इशू आ सकती है। इसीलिए पर्सनल डाटा को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट किया जाता है, बिकॉज ये प्राइवेसी की इशू आ जाती है। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दी, इसके बहुत सारे डायमेंशन भी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखनी है। तो राइट टू प्राइवेसी जो कि सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज भी किया है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21। और इसमें क्या आ जाता है, इन्फॉर्मेशन दैट इज नॉट पब्लिक। जबकि राइट टू बी फॉरगेटन का मतलब क्या हुआ, मैंने आपको बता ही दिया। वैसे इन्फॉर्मेशन हटाओ जो पब्लिकली अवेलेबल है एट ए सर्टेन टाइम, बट अब वो इस्तेमाल उसका हो चुका है, तो अब उसको वहाँ पर परे रहने की ज़रूरत नहीं, इसलिए पब्लिक डायमेंशन से उसको हटाओ। तो होप आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी। अब बात करते हैं इंडिया में इसका क्या स्टेटस है। तो ध्यान रखना है, भारत में कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है जो राइट टू बी फॉरगेटिंग की बात करता है। और वैसे भी पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 ये बेसिकली वैसे तो विद्रॉ कर ली गई है, ठीक है, क्योंकि एक कम्प्रिहेंसिव बिल लाने का प्रयास है, लेकिन ये कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म ही है, दुख की बात है कि इसको विद्रॉ कर ली गई है। तो इसमें कहीं ना कहीं ये जो आपका RTBF यानी कि राइट टू बी फॉरगेटेन का जो डॉक्ट्रिन है वो वहाँ पर मौजूद था, लेकिन चूंकि यही बिल इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सका, तो RTBF का कंसेप्ट भी कहीं ना कहीं लागू स्पेसिफिकली कोई लॉ के तहत नहीं हो सका। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम अदर लॉज की बात करें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2011, तो बेसिकली ये अभी आपका डिजिटल डाटा सबसे रिलेटेड मैटर को गवर्न करता है। यहाँ पर भी कोई प्रोविजंस नहीं है जो डायरेक्टली रिलेट करते हो RTBF से। ठीक है, तो देखो सुप्रीम कोर्ट का ही तो जजमेंट आया था ना राइट टू बी फॉरगेटेन। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था वो आया था आपका KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस का नाम है, याद रखना, क्योंकि यहाँ से आपका राइट टू प्राइवेसी का कंसेप्ट निकल कर आया था। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू बी फॉरगेटेन को रिकॉग्नाइज किया कि ये भाई साहब इट इज़ ए पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। फंडामेंटल राइट से हर एक बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नो डाउट, इसलिए फंडामेंटल राइट टच होना चाहिए। लेकिन ये भी बोला गया कि भाई साहब कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, ऐसा नहीं कि ये एब्सोल्यूट नेचर का है, तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस है राइट टू बी फॉरगेटिंग के ऊपर। क्या है कि अगर इन्फॉर्मेशन रिक्वायर की जाती है फॉर द एक्सरसाइज ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन इन्फॉर्मेशन, तो फिर वो आपका RTBF के अंतर्गत कंसिडर नहीं किया जाएगा। या फिर इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो भी, या फिर एग्जीक्यूशन ऑफ ड्यूटी इन द पब्लिक इंटरेस्ट और पब्लिक, या फिर प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द पब्लिक इंटरेस्ट। तो ये सब कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जहां पर आपका RTBF अप्लाई नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्या इश्यूज है रिलेटेड टू द राइट टू बी फॉरगेटेन, तो वही बात है भाई साहब, स्कैटर डाटा है, यानी कि आपके एक डाटा एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। अब मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, इसका मतलब उन डाटा को एक साथ कंपाइल करो और उसको कम्प्लीटली डिलीट करो, ये संभव नहीं हो पाता है ना, काफ़ी ज़्यादा कम्बरसम प्रोसेस है, यानी कि कम्प्लेक्स प्रोसेस है। इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज हमेशा रहती है, बिकॉज ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है ना, ये सब डाटा जो डिजिटल होते हैं कहीं ना कहीं इसको या फिर ऐसे लॉज को इम्प्लीमेंट करना कम्प्लेक्स होता है। साथ ही साथ रीइमर्जेंस कहने का मतलब ये है कि चलो डाटा डिलीट भी कर दिया, पता चला फिर से अपलोड किए जा सकते हैं। साथ ही साथ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि अगर ये RTBF का कंसेप्ट लाया जाएगा तो एक प्रकार से इंटरनेट मॉनिटरिंग एंड फोर्स वेब सर्च टूल्स अप्लाई हो जाएंगे वेरियस वेबसाइट सब में कि भाई साहब मटेरियल को हटाओ, तो कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को भी अफेक्ट करेगा। साथ ही साथ पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि ये जो आपके RTBF के कंसेप्ट है ना, लेट्स से कि इसको इग्नोर किया जा सकता है इन द नेम ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, बट पब्लिक इंटरेस्ट तो डिफाइन ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इनहेरेंट कन्फ्लिक्ट हो सकता है बिटवीन द राइट टू बी फॉरगेटेन एंड पब्लिक इंटरेस्ट, बिकॉज गवर्नमेंट क्या देगी कि वैसे पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पर हम जो है डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए हम इसे नहीं हटाएंगे, तब क्या, तो ये बात है। इसलिए वे फॉरवर्ड क्या है, राइट्स को बैलेंस करो, यानी कि राइट टू प्राइवेसी को भी देखो प्लस
फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को भी ध्यान रखना है। डाटा प्रोटेक्शन करिए भाई साहब, उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग डाटा पॉलिसी लेकर आना पड़ेगा टू प्रिवेंट द इश्यूज। साथ ही साथ डिस्कार्ड द डाटा एंड फ्रेमवर्क बनाइए बढ़िया सा, बैलेंस बिटवीन RTBF एंड पब्लिक इंटरेस्ट। तो ये बैलेंस करना भी जरूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि RTBF जो है वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट हो जाए, ठीक है, एंड जो पब्लिक इंटरेस्ट है या फिर ये डोमिनेट हो जाए, तो दोनों के बीच कहीं ना कहीं बैलेंस होना जरूरी है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमने अच्छे से डिस्कस किया है, होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अगर आपको प्यास लग रही है तो पानी पी सकते हो, एंड होप कि आपको ये चीज़ें सब समझ में आ रहा है, मैं जो आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, और काफ़ी कम समय में मैं सोच रहा हूँ कि ये सब कंप्लीट हो ताकि आपको मज़ा आए, ठीक है। तो आप अपने रिस्पॉन्स देते रहिए, प्यारा प्यारा कमेंट भेजते रहिए, है ना, हमारे मनोबल को बढ़ाते रहिए, हम इसी प्रकार से आपकी मदद करते रहेंगे विदाउट एनी टेंशन। तो अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जिसको हम FCRA भी कहते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज में रहती है, आई थिंक कि 1-2 साल से, जब से गवर्नमेंट ने इसके नए नॉर्म्स निकाले थे ना, तब से ये आपका न्यूज में रहती है। तो इसको भी हम देखने वाले अच्छे तरीके से, ठीक है। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, तो विदेश से जो पैसे आते हैं, लेट्स से कि NGO को पैसे आते हैं, ठीक है, तो बेसिकली इनको रेगुलेट किया जाता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के माध्यम से। बिकॉज ये जो आपके पैसे आते हैं ना, ये एक तो चलो इस ऑब्जेक्टिव से आते हैं कि ये पैसे खर्च किए जाएंगे फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपका पैसे आते हैं कुछ इस ऑब्जेक्टिव से भी तो हो सकते हैं कि हमारा जो देश की सिक्योरिटी इंटीग्रिटी उसको खतरा पहुंचाए, है ना, पार्टिकुलर आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, इन्वायरमेंटल इश्यूज के नाम पर डेवलपमेंट को रोकने के लिए। तो इसीलिए ये सब एक्ट लाया जाता है, रेगुलेशंस लाए जाते हैं। तो दोनों पर्पज को ये सर्व करता है, ठीक है। तो ये देख सकते हो, इसलिए ये परसेप्शन आपको दिमाग में रखनी है। तो न्यूज में क्यों है ये? बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी हाल फिलहाल में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट रूल 2022 इसको नोटिफाई किया है, सो दैट कंप्लायंस बर्डन जो सिटीजन पर आ जाती हैं ज़्यादा उसको रिड्यूस किया जा सके, ठीक है। अब हम इसके बारे में जानेंगे, लेकिन सबसे पहली बात हम बेसिक्स के बारे में जानेंगे, बिकॉज बेसिक्स को समझना जरूरी है। व्हेन वी टॉक अबाउट FCRA, तो इसका मतलब क्या हुआ? फॉरेन कंट्रीब्यूशन मतलब विदेशों से जो पैसे आ रहे हैं, डोनेशन आ रहे हैं, डिलीवरी और ट्रांसफर मनी मेड बाय फॉरेन सोर्स, चाहे वो आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, एजेंसी हो, NGO हो, कोई भी हो सकता है। और ध्यान रखना है, जो आपका FCRA है यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन है, इसको इम्प्लीमेंट किया कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। यहाँ पर ध्यान रखना है, ये आपका एक्सटर्नल अफेयर्स नहीं करते, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखनी। अब चलते हैं कंटेक्स्ट के ऊपर। तो सबसे पहले हम कंटेक्स्ट के बारे में जानेंगे कि ये जो आपका नया रूल्स आया है, इसमें फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन रूल्स 2021 को अमेंड किया है, और इसके तहत जो इंडिविजुअल्स हैं अब 10 लाख रुपये सेंड कर सकते हैं विदाउट इन्फॉर्मिंग द गवर्नमेंट, यानी कि बिना गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किए हुए 10 लाख रुपये तक सेंड कर सकते हैं। लेकिन 10 लाख से ज़्यादा अमाउंट हो जाए तब क्या? तो बेसिकली पैसे सेंड करने के बाद 3 महीने का उसके पास समय होगा। पहले ये 30 दिन का होता था कि वो गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करे, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है ना। जो एंटिटीज है दैट कैन रिसीव दीज फंड्स, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी हो सकते हैं, लेजिस्लेटिव मेंबर्स हो सकते हैं, इलेक्शन कैंडिडेट्स भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स भी हो सकते हैं, जजेज हो सकते हैं, जर्नलिस्ट हो सकते हैं, मीडिया हाउसेस हो सकते हैं। पहले इसको बेयर किया गया था फ्रॉम रिसीविंग द फॉरेन कंट्रीब्यूशन, लेकिन यहाँ पर आपको क्लैरिफाई करते हैं कि ये सब जो आपके बॉडी जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करेंगे वो इनके रिलेटिव से ही होने चाहिए, ठीक है, इस डाउट में नहीं रहना। तो ये बातें हमने डिस्कस की, और ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है, ठीक है। और भी बहुत सारे डिटेल्स हैं, लेकिन हमें फर्दर डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है कि अलग से भी एक सेपरेट नोटिफिकेशन निकाला गया, जिसके तहत जो कंपाउंडेबल ऑफेंस जो FCRA के अंतर्गत डिक्लेयर किए जाते हैं उसकी संख्या में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी की गई है, 12 कर दिया गया है फ्रॉम 7। लेकिन ये बार बार आप पढ़ते हो भाई साहब कंपाउंडेबल ऑफेंस है क्या? तो कंपाउंडेबल ऑफेंस उन ऑफेंस को कहते हैं जहां पर जो कंप्लेनेंट है, लेट्स से मैंने कंप्लेन किया किसी व्यक्ति के खिलाफ, है ना, तो बेसिकली जो कंप्लेनेंट है वो अपने चार्जेस को वापस ले सकता है जो भी हमने एक्यूज्ड के ऊपर लगाए है। तो आप बात को समझ गए होगे, ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, बिकॉज इस प्रकार का ट्रेंड भी आजकल चल रहा है, ठीक है।
तो ये ध्यान रखना। तो FCRA के पर्पज प्रोविजंस के बारे में हमने देख ही लिया है। एंड अब चलते हैं मेजर प्रोविजंस जो 2020 के अमेंडमेंट के बाद किए गए थे। तो पहली बात तो ये कि FCRA आपका अक्रॉस इंडिया एप्लीकेबल है। इंडियन सिटीजन जो बाहर रहते हैं, भारत के बाहर, उन पर भी एप्लीकेबल है। ऑल एसोसिएशंस, ग्रुप्स, NGO जिन सब पर एप्लीकेबल है, ठीक है। और ये रेगुलेट करता है फॉरेन कंट्रीब्यूशंस को। इवोल्यूशन हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहली बात हम प्रोविजंस की बात करते हैं। यहाँ ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। पहली बात तो ये है कि ये जो आपका अमेंडमेंट किया गया था 2020 में, ये प्रोहिबिट करता है द रिसिप्टेंट ऑफ द फॉरेन फंड्स, यानी कि बाहर से कोई फंड्स आ रहे हैं तो वो किनके पास नहीं जाने हैं, यानी कि कौन इस फंड का यूटिलाइजेशन नहीं करेगा। तो कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शंस, जर्नलिस्ट और न्यूज़पेपर्स एंड मीडिया ब्रॉडकास्ट कंपनीज, पब्लिक सर्वेंट है, जज है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं या फिर एम्प्लॉयज हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, पॉलिटिकल पार्टीज, ये सब है। तो आप देख सकते हो इसको अमेंड किया गया है ना इस रूल्स 2022 के तहत हमने जो देखा है, तो इनको अलाउ किया गया है। बट ये सब जो फॉरेन फंड्स आएंगे ना, अगर रिलेटिव की तरफ से आते हैं तो अलाउड है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। इसके लिए आपका इंडियन एक्सप्रेस में ये आर्टिकल आया था। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि फॉरेन फंड्स अगर रिसीव करना है तो पहली बात तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और आपका आधार सबमिशन करवाना मैंडेटरी होगा। साथ ही साथ एक डेजिग्नेटेड FCRA अकाउंट होने चाहिए। फॉरेन फंड्स यही अकाउंट पर आएंगे, लेकिन ये जो आपका FCRA अकाउंट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो भी न्यू दिल्ली के ब्रांच में ही खोले जाएंगे, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन NGO टू अदर NGO नहीं होगा। यानी कि कोई एक NGO जिनको फॉरेन फंड मिला, पता चला कि ये जो NGO है दूसरे NGO को ट्रांसफर कर रहा है कि भाई साहब आप जो है हमारे फंड का यूटिलाइज करो और बेसिकली खर्चा करो, ये सब तो नहीं होगा। ट्रांसफर ऑफ फंड्स इज नॉट अलाउड फ्रॉम वन NGO टू अनदर NGO, ये ध्यान रखना है, ठीक है। एंड साथ ही साथ जो वैलिडिटी है FCRA रजिस्ट्रेशन का वो 5 साल का है। एंड जो फंड्स का इस्तेमाल है वो लिमिटेड है, यानी कि जो फंड का इस्तेमाल है, एक तो ये है कि भाई साहब एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए करो, सैलरी दो, ये सब दो, ठीक है। तो वो आपका मैक्सिमम लिमिट 20% किया गया है। पहले क्या होता था 50%, यानी कि लेट से कि 100 रुपये आते हैं तो 50 रुपये तो भाई साहब सैलरी देने में और पता नहीं ऑफिस को सुधारने में खर्च हो जाते थे। तो भाई साहब जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो कहाँ से फुलफिल होगी, तो इसलिए इस लिमिट को कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट किया गया है, 20% किया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब बाकी 80% जो मेन एम है उसको फुलफिल करने के लिए। साथ ही साथ एनुअल रिटर्न्स का कंपलसरी फाइलिंग करना जरूरी है। अब बात करते हैं इस FCRA का क्या इंपॉर्टेंस है। तो बेसिकली FCRA का लाने का बेसिक एम एंड ऑब्जेक्टिव यही था कि नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके विद द वैल्यूज ऑफ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड अदर इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये जो FCRA है वो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को मेंटेन करता है, ठीक है। एंड इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर को प्रोटेक्ट करता है। बिकॉज मैंने आपको बताया था ना कि लेट्स से कि कोई फंड आ रहा है जो कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर को डोमिनेट करने का प्रयास कर रहा है, तो इसके कारण क्या होगा, हमारी इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर खतरे में आ जाएगी, ठीक है। तो इसके कारण इंडियन डाइवर्सिटी, इंटरनल सिक्योरिटी पर खतरा आ सकता है। और इसके लिए एक एग्जाम्पल आपको कोट जरूर करना है कि गवर्नमेंट ने कंपैशन इंटरनेशनल को 2016 में बैन कर दिया था, ठीक है, फॉरेन फंडिंग से ओवर द एलिगेशंस की रिलीजियस कन्वर्जन का काम करते हैं। साथ ही साथ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने के लिए भी आपका ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है। एंड सोवरेनिटी एंड फ्रेंडली फॉरेन रिलेशंस को भी मेंटेन रखने के लिए, बिकॉज जो FCRA है वो हेल्प करता है इन अवॉइडिंग फॉरेन इन्फ्लुएंस, कि किसी दूसरे देश का इन्फ्लुएंस ना हो अब गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग। बिकॉज दूसरे देश का इन्फ्लुएंस अगर होता है गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग में तो आप समझो कि कहीं ना कहीं हम अपने जो सॉवरेनिटी सब है उनसे कहीं ना कहीं एक प्रकार से कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए NGOs में, ठीक है, कैसे, तो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ठीक है, एज वेल एज इंटेंडेड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड को इंश्योर किया जाएगा कि जिस पर्पज़ के लिए फंड आए हैं उसका यूटिलाइजेशन हो, ये सब बातें हैं। एंड अब चलते हैं हम क्या कुछ कंसर्न्स है ना, बिकॉज इसके FCRA लाया गया है तो इसके पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है। तो देख लो, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज या फिर अन्य कारणों के नाम पर बहुत सारे NGO के रजिस्ट्रेशन जो है या तो कैंसिल कर दिए गए या फिर उनके जो लाइसेंस है वो रिन्यू नहीं किए जाते।
तो अल्टीमेटली इसके कारण बहुत सारे कंसर्न्स निकल कर आते हैं, जैसे कुछ स्पेसिफिक एनजीओ को टारगेट करना ड्यू टू द पॉलिटिकल या फिर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस अगर है तो, ठीक है, कि भाई साहब FCRA के टूल का इस्तेमाल करके अगर लेट से कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है या फिर पॉलिटिकल डिफरेंसेस है तो उस एनजीओ को बेसिकली प्रॉपर वर्क करने नहीं दिया जाएगा। तो इस प्रकार का चलता है। कैसे, तो लाइसेंस देना है या फिर लेट से देना है या फिर रिजेक्ट कर देना है एक्टिविटीज़ को। साथ ही साथ जो एनजीओ की फंक्शनिंग है वो भी हर्ट होती है। कैसे, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पर लिमिटेशंस किया गया है, 20% से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। साथ ही साथ राइट टू इक्वलिटी, राइट टू प्राइवेसी, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग, सबका एक प्रकार से वायलेशन देखने को मिलता है। इन द सेंस कि बैंक अकाउंट रेस्ट्रिक्टेड है ना, SBI में ही आपको पैसा डालना है, आधार सबमिशन मैंडेटरी है ऑफिस बेयरर के लिए। तो ये सब बातें, और यहाँ पर तो ये बात भी दी जाती है कि ट्रांसफर ऑफ फंड्स नहीं की जा सकते टू अदर एनजीओज, जो कहने के कॉपरेशन को लिमिट कर देता है अमंग द एनजीओज। नहीं तो बहुत सारे एनजीओज कोलैबोरेट करके भी तो काम कर सकते हैं ना। ये बात सब बातें हैं। साथ ही साथ डेमोक्रेटिक वैल्यूज के अगेंस्ट है, ठीक है, बिकॉज डेमोक्रेटिक वैल्यूज में क्या होता है, आपके ओपन माइंड वाले विचारधारा प्रमोट होते हैं। वेज फॉरवर्ड क्या है, वैसे तो FCRA लेट्स से कि जो अमेंडमेंट की गई थी सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहेल्ड किया है और ये भी कहा है कि जो फॉरेन डोनेशंस हैं वो एब्सोल्यूट राइट तो नहीं हो सकते ना। इसका मतलब क्या है, पार्लियामेंट उसे रेगुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये भी मॉरल ऑब्लिगेशन है एनजीओज के ऊपर कि वो अपने रेगुलेशंस को फॉलो करे सो दैट अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित हो। लेकिन ये जो रेगुलेशंस हैं should always be used in the context of larger public interest। ये ध्यान रखना है, जो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है वो ध्यान में रखने जाने चाहिए while protecting the individual rights। कैसे, तो ऑब्जेक्टिव एंड फुल्ली ट्रांसपेरेंट प्रोसेस हो, सर्चेबल डाटाबेस हो एनजीओज के लिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं कंप्लायंस ईजी बनाने के लिए, रीजनेबल अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिविजुअल्स और एनजीओज बीइंग हियर्ड, डिसेंट्रलाइजेशन या फिर डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको शेयर करो, डिसेंट्रलाइज करो है ना, स्टेट या लोकल गवर्नमेंट के पास, उन सब का भी पार्टिसिपेशन करो। तो ये सब बातें हैं। तो होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। यहाँ पर आप देख सकते हो अगर स्ट्रॉन्गर कंप्लायंस रिजीम होगा तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, तो उसका इम्पैक्ट पर एनालिसिस किया गया है, आप इस डाटा को पढ़ सकते हो, ठीक है, बिकॉज डाटा है तो इसमें तो कुछ समझाने वाली बात है नहीं। उसके बाद यहाँ पर इवोल्यूशन है कि जो आपका ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड मैटर है ना, वो 1969 में हमें देखने को मिला था, बिकॉज पार्लियामेंट ने कंसर्न रेज किए थे कि भाई साहब कहीं ना कहीं इन सब के माध्यम से, यानी कि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एनजीओ सबको आते हैं उसके कारण फॉरेन पावर इंटरफेरेंस हो रहा है इंडिया में। तो 1976 में आपका FCRA एक्ट आया है, ये ध्यान रखना है 1976 में, और ये इमरजेंसी के दौरान लाया गया है, बिकॉज इमरजेंसी के दौरान सिचुएशन आप ध्यान करो कि बहुत सारे जो देश ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं इनस्टेबिलिटी क्रिएट करने का प्रयास कर रहे होंगे, ठीक है। एंड उसके बाद 2010 की बात करें तो FCRA 2010 लाया गया सो दैट जो भी लॉज है उसको कंसोलिडेट किया जाए ऑन द यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन फंड्स एंड उनको प्रोहिबिट किया जा सके उन एक्टिविटीज़ के लिए विच इज़ डेट्रीमेंटल टू द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। एंड 2020 में तो अमेंड किया ही गया है FCRA को सो दैट टाइटर कंट्रोल हो, स्क्रूटनी हो ओवर द इनकम्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द फॉरेन फंड्स बाय द एनजीओज। तो ये हमने डिस्कस किया फ्रेंड्स पूरे डिटेल से। होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। मैं एक एक चीज़ें आपको डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ सो दैट आपका हेल्प हो, आप आगे बढ़ें। तो ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट इश्यू दैट इज योर मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021। तो ये भी कहीं ना कहीं आसान है, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अगर थोड़ा सा पानी वानी पी सकते हो तो पी लो जाके, ठीक है, मूड फ्रेश करो और फिर आप लेक्चर को शांति से सुनो तो चीज़ें और अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। बीच बीच में ब्रेक तो बनता है भाई साहब। तो सबसे पहले आप बताओ टीनेंट्स किसको कहते हैं। तो बेसिकली आपने सही सोचा, टीनेंट्स बेसिकली वो व्यक्ति जो बेसिकली ऑनर तो नहीं होते, किराए पर रहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल वेरियस स्टूडेंट्स जो किराए पर रहते हैं, रेंट देते हैं, तो उनको हम टीनेंट्स कह सकते हैं, समझ में, यानी कि जो ऑनर नहीं है। तो यहाँ पर तो मैंने स्टूडेंट का एग्जांपल लिया है और भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं, उससे हम देखेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया है बेसिक जो आपका कंसेप्ट है। अब चलते हैं न्यूज में क्यों रहा है। बिकॉज 4 स्टेट्स जिसमें आपके आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है, असम है, इन्होंने अपने टेनेंसी लॉज को रिवाइज किया है
सो दैट जो पार्लियामेंट है उन्होंने मॉडल टेनेंसी एक्ट लाया था, उसके अनुसार अपने वहाँ के टेनेंसी लॉज को बराबर कर सके। ठीक है, अब देखो केंद्र सरकार ने मॉडल टेनेंसी एक्ट क्यों लाया है, टेनेंसी एक्ट 2021 क्यों नहीं लेकर आया? बिकॉज ये सब जो टेनेंसी वाला मैटर है या फिर आपका जो हाउसिंग से रिलेटेड सब मैटर है ना, ये सब स्टेट लिस्ट में आते हैं। ठीक है, इसलिए एक प्रकार से जो केंद्र सरकार है वो मॉडल तैयार कर देती है कि वेरियस राज्य सरकार इन मॉडल्स के प्रोविजन को अडॉप्ट करे अपने राज्य में, और अल्टीमेटली सो दैट जो आपका रिलेटेड इश्यूज है वो सब खत्म हो सके। तो ये बेसिक एम एंड ऑब्जेक्टिव होता है। तो अगर हम बात करें मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 की, तो इसको अप्रूव किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, सो दैट जो रेंटिंग प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर्स है उसको स्ट्रीमलाइन किया जा सके इन ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज, एंड जो रेंट इकोनॉमी है उसको भी मदद मिले इन द स्टेट सेक्टर। और 2021 में जम्मू एंड कश्मीर पहला यूटी बन गया था जिसने मॉडल टेनेंसी एक्ट को अडॉप्ट किया था। तो वही मैंने आपको बताया कि जो हाउसिंग है ना भैया, वो आपका स्टेट लिस्ट का पार्ट है। ठीक है, अब स्टेट लिस्ट का पार्ट है तो पार्लियामेंट जो है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ सजेशन ही दे सकती है, बाइंडिंग तो नहीं कर सकती, नहीं आप जो है ज़बरदस्ती इस मॉडल एक्ट को इम्प्लीमेंट करो, तो ये तो नहीं हो सकता, इसलिए बात होती है। एंड ये ध्यान रखना है, एक डाटा आप कोट कर सकते हो, सेंसस 2011 के अनुसार अप्रोक्स 1.1 करोड़ हाउसेस वो वैकेंट पड़े हैं इन द कंट्री, एंड अगर ये हाउसेस रेंट के लिए अवेलेबल हो जाते हैं तो जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लॉन्च किया है, स्कीम लॉन्च किया है हाउसिंग फॉर ऑल, तो वो कहीं ना कहीं विजन फुलफिल हो सकता है। तो ये ध्यान रखना है, और ये भी ध्यान रखना है कि आपको हाउसिंग फॉर ऑल का टारगेट क्या है बाय 2022। ठीक है, अगर हम बात करें कि हाईलाइट्स ऑफ MTA 2021 की, तो पहली बात तो ये किसको कवर करेगा, तो बेसिकली रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल या फिर एजुकेशनल यूज से रिलेटेड जो प्रीमाइसेस है ना उसको कवर करेगा। इट विल नॉट कवर फॉर द इंडस्ट्रियल यूज, ये ध्यान रखना है। ठीक है, एंड ऑल्सो इट विल नॉट कवर द होटल्स, लॉजिंग हाउसेज इन, ये ध्यान रखना, ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकती है। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट MTA 2021, इट कवर्स दिस एंड दिस, बट दिस इज नॉट कवरिंग, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम बात करें टेनेंसी एग्रीमेंट की, तो इस पर क्या बातें निकल कर आई है, तो बेसिकली ये कहा जा रहा है कि जो प्रीमाइसेस हैं, चाहे वो रेसिडेंशियल हो कमर्शियल हो, उसको रेंट पर तभी दिए जा सकते हैं जब रिटेन एग्रीमेंट होगा ऑन द म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स। ठीक है, और साथ ही साथ विद इन 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ टेनेंसी एग्रीमेंट, यानी कि लेट्स से कि आज टेनेंसी एग्रीमेंट हुआ तो विद इन 2 मंथ इन्फॉर्म करना पड़ेगा किसे, प्रपोज रेंट अथॉरिटी को। तो ये ध्यान रखना है। टेनेंसी पीरियड की बात करें तो बेसिकली जो टेनेंट है वो रिक्वेस्ट कर सकता है लैंड ओनर को कि रिन्यूअल करो, एक्सटेंड करो टेनेंसी पीरियड को। लेकिन लेट्स से कि अगर टेनेंट है, होते हैं ना कभी कभी जो टेनेंट है किराएदार वो जा ही नहीं रहे, है ना, पेमेंट करने में डिले हो रहे हैं, तो ये सब इश्यू निकल कर आती है। तो अगर टेनेंट वैकेट नहीं करता है प्रेमिसेस को एट द एंड ऑफ द टेनेंसी, यानी कि जब एग्रीमेंट खत्म हो गई, जब पीरियड खत्म हो गया, ठीक है, या फिर टर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी, तो अल्टीमेटली उनको पे करना पड़ेगा ट्विच द मंथली रेंट फॉर द फर्स्ट 2 मंथ। यानी कि लेट से आज कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तो अल्टीमेटली कायदे से तो उनको खाली कर देना चाहिए, लेकिन अगर नहीं खाली कर रहा है तो जो पहला मंथ होगा, दूसरा मंथ होगा, यहाँ पर इसको दुगना मंथली रेंट पे करना पड़ेगा फॉर द फर्स्ट 2 मंथ, एंड अल्टीमेटली उसके बाद क्या होगा, 4 टाइम्स यानी कि 4 गुना मंथली रेंट पे करना पड़ेगा जब तक वो प्रेमिसेस को ऑक्यूपाई किए हुए। तो होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट का एक बड़ा इशू रहता है ना, कहीं कहीं जाओगे तो आप बोलेगा आपको 10,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट देने पड़ेंगे, आपको 20,000 देने पड़ेंगे, इस प्रकार का खेल चलते रहता है। ठीक है, तो बेसिकली इसको कैप किया गया है कि मैक्सिमम 2 मंथ का रेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में लिया जा सकता है फॉर द रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, एंड अगर नॉन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज है तो मिनिमम ऑफ 6 मंथ का रेंट लिया जा सकता है एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट। साथ ही साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात की गई है, जो आपका लोकल वर्नाकुलर लैंग्वेज जो स्टेट की लैंग्वेज होगी उसमें सेटअप किया जाएगा। ठीक है, 3 टायर रेड रेशियो सिस्टम होगा, है ना, यानी कि 3 टायर मतलब क्या,
पहले रेंट ट्रिब्यूनल, उसके बाद रेंट कोर्ट में, फिर आपका रेंट अथॉरिटी है ना, ये 3 टायर सिस्टम है। ये बात है, ठीक है। सो दैट फास्ट ट्रैक रेजोल्यूशन और डिस्प्यूट्स का एंड बर्डन जो है टेनेंसी डिस्प्यूट्स की जो सिविल कोर्ट में चली जाती है, पेंडिंग रहती है लंबे समय तक, वो बर्डन कम हो सके। एंड ये जो आपका रेंट अथॉरिटीज एंड रेंट कोर्ट है ना, यहाँ पर देखो रेंट कोर्ट एंड रेंट अथॉरिटी, ये अपॉइंट किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा विद द अप्रूवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। एंड जो स्टेट है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं रेंट ट्रिब्यूनल को भी हर एक डिस्ट्रिक्ट में आफ्टर कंसल्टिंग विद द जुरिडिक्शनल हाई कोर्ट, यानी कि उस स्टेट के जो हाई कोर्ट होंगे उनसे कांटेक्ट करके रेंट ट्रिब्यूनल, जो कि आप देख सकते हैं सबसे टॉप पर होगा, यहाँ पे है आपका रेंट ट्रिब्यूनल ईच डिस्ट्रिक्ट में, सबसे टॉप पर तो रेंट अथॉरिटी है ना। तो रेंट ट्रिब्यूनल इन ईच डिस्ट्रिक्ट सेटअप किए जाएंगे आफ्टर कंसल्टिंग विद द जुरिडिक्शनल हाई कोर्ट, तो ये ध्यान रखना है। लेकिन इवेक्शन की बात करें तो बेसिकली अगर टेनेंट को इवेक्ट करना है यानी कि खाली करवाना है, तो लैंडलॉर्ड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं रेंट अथॉरिटी के पास सीकिंग सच इन्वेक्शन। लेकिन कभी कभी होता है ना कि लेट्स से कि जो आपका रेंटर है वो खाली कर ही नहीं रहा है, तो ऐसे में क्या करे भाई साहब, तो यहाँ पर एक प्रोसेस दिया गया है कि आप रेंट अथॉरिटी के पास अप्लाई करिए, ठीक है। एंड कंडीशन क्या होगी इवेक्शन ऑफ टेनेंट का, तो हो सकता है वो एग्रीड अमाउंट जो है रेंट का वो पे नहीं कर रहा हो, या फिर मोर देन 2 मंथ हो गया है रेंट के लेकिन वो पे नहीं कर रहा है, या फिर ऑक्यूपेशन ऑफ ए पार्ट और होल ऑफ द प्रीमाइसेस विदाउट रिटर्न कंसेंट, यानी बिना रिटर्न सहमति के पूरा जो है घर का जो प्रीमाइसेस उसको पाए किए है, या फिर मिसयूज ऑफ प्रीमाइसेस डिस्पाइट ए रिटर्न नोटिस, ये सब कुछ है। अब बात करते हैं इश्यूज विद द मॉडल टेनेंसी एक्ट, क्या इश्यूज है भाई साहब, तो बेसिकली एक आता है इश्यू आपका स्पेसिफिक डिटेल्स, यानी कि छोटे छोटे जो डिटेल्स है ना वो आपका इस मॉडल टेनेंसी एक्ट में दिए गए। लाइक जो टेनेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे ड्रेन क्लीनिंग में, गीजर रिपेयर्स में, भाई साहब ये क्या मतलब हुई, ठीक है। तो इस प्रकार के जो डिटेल है वो कहीं ना कहीं मॉडिफिकेशन करवाने में बहुत दिक्कत कर सकती है, ठीक है। एंड नो सिंगल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, तो एक कोई सिंगल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क नहीं है। एंड गवर्नमेंट कंट्रोल आपको देखने को मिल रहा है, लाइक द अपॉइंटमेंट एंड ओवरसाइट ऑफ रेंट अथॉरिटी, इस सब में आपका गवर्नमेंट अथॉरिटीज है, ठीक है। और ये भी बोली जा रही है कि जो ट्रिब्यूनल है वो आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के इन्फ्लुएंस में है इंस्टीड ऑफ कंसर्न अर्बन लोकल बॉडी, तो इस प्रकार से निकल कर आती है। साथ ही साथ इक्वल एक्सेस की कमी है एंड रेंटल डिस्क्रिमिनेशन जैसी समस्या निकल कर आती है, यानी कि जो आपका टेनेंट्स है अगर वो रेंटल डिस्क्रिमिनेशन फेस करता है, जो कि कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किए जाते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बैचलर्स को बोला जाएगा कि आपको वैसा रेंट नहीं दिए जा सकते, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन लगा दिए जाते हैं। अनमेरिड कपल्स के लिए अलग से ही रजिस्टर यू प्रकार से एक प्रकार से कंडीशन लगा दिए जाते हैं। नॉन वेजिटेरियंस के लिए अलग से कंडीशन की वैसा खाना नहीं पकेगा, ये नहीं पकेगा, इस प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस आपने भी सुना होगा, ठीक है। दलित के लिए अलग से रेस्ट्रिक्शन, रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए भी अलग से रेस्ट्रिक्शंस है ना, तो इस प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं रेंटल डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है। ट्रांसजेंडर पर्सन के साथ भी रेंटल डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, कितने को तो घर भी नहीं मिलती है, ठीक है, ये बात है। साथ ही साथ जो लास्ट पॉइंट है वो नॉन बाइंडिंग नेचर है। नॉन बाइंडिंग यानी कि ये तो वैसा मॉडल है ना, और बहुत सारे स्टेट इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, ठीक है, तो यूनिफॉर्मिटी तो आएगी नहीं क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इट इज़ ए मैटर ऑफ चॉइस फॉर द स्टेट्स एंड यूटीज कि उसको बेसिकली इम्प्लीमेंट करे या फिर अमेंड करके इम्प्लीमेंट करे या फिर ना ही करे, तो ये बातें हैं। तो लाइक रेरा यानी कि रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, तो फियर है कि स्टेट जो है वो हो सकता है इन गाइडेंस को ना फॉलो करे, बिकॉज रेरा भी क्या है, रियल एस्टेट भी आपका कहीं ना कहीं स्टेट सब्जेक्ट ही तो है। तो वे फॉरवर्ड क्या है, तो भाई साहब बैलेंस अप्रोच लेकर आइए जहाँ पर आपका जो टेनेंट का सोशल वेलफेयर है, सामाजिक वेलफेयर, वो आपका बैलेंस हो सके, और साथ ही साथ जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है लैंडलॉर्ड्स का वो भी कहीं ना कहीं बैलेंस हो सके, फॉरेन इंक्लूसिव अप्रोच की दोनों का फायदा हो। प्राइवेट पार्टिसिपेशन को इंगेज करवा सकते हैं कि वो अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग प्रोड्यूस करे थ्रू मॉडल्स लाइक बिल्ड टू रेंट एंड रेंट टू ओन। साथ ही साथ इक्वलिटी इंश्योर करे, कैसे सेफ एंड गुड क्वालिटी ऑफ रेंटल यूनिट्स हो फॉर द टेनेंट्स, ठीक है। एंड साथ ही साथ फेयर इकोनॉमिक रिटर्न फॉर द होम ओनर्स, यूनिफॉर्मिटी हो यानी कि मार्केट में यूनिफॉर्मिटी लाया जाए, की पे चेक ऑन राइजिंग रेंटल प्राइसेस, बिकॉज ये भी एक समस्या है, रेंटल प्राइसिंग इतनी तेजी से बढ़ती है ना कुछ कहने की नहीं। साथ ही साथ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की जाती है कि कहीं ना कहीं ये जो आपका लैंड एंड प्रोविजंस ऑफ
हाउसिंग, चूँकि ये स्टेट सब्जेक्ट है तो कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को फोस्टर करना पड़ेगा। एंड जो भी स्टेक होल्डर्स है, जैसे इसमें स्टेक होल्डर कौन है, टेनेंट्स है, ऑनर्स है, स्टेट है ना, इन सब के इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं फोकस करने की ज़रूरत है ताकि इन सब का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो। अदर इनिशिएटिव में आप देख लो गवर्नमेंट की तरफ से क्या इनिशिएटिव लिए है, ये सब आपको है ना, ऐसा नहीं कि आपको पूरे डिटेल में जाना है, एक आध स्कीम है जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे अगर हम बात करें अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कम्प्लेक्सेस, तो इसके तहत बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इनिशिएटिव लिया है, जिसके तहत जो भी अर्बन माइग्रेंट्स है, पुअर्स है, उनको अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग मिल सके। और ये आपका सब स्कीम है अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना। फिर आपका प्रधानमंत्री आवास योजना तो है ही है, अर्बन की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, और ये इंप्लीमेंट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। एंड ये अर्बन हाउसिंग के शॉर्टेज को एड्रेस करता है अमंग द लो इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप कैटेगरी, जैसे स्लम डेवलपर्स है ना, इन सब के पास घर की कितनी कमी होती है। एंड वे हैव द ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया, इसके तहत बेसिकली आइडेंटिफाई किए जाते हैं वेरियस इनोवेटिव कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी सो दैट जो घर बनाने में टाइमिंग है ना वो कम लगे। आजकल देखते हो जो पुल है वो कितने कम समय में तैयार हो जाता है, बिकॉज इनोवेटिव टेक्नोलॉजी सब लाई जा रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। और भी क्या कुछ डिटेल डिस्कस करना है क्या इसमें, आई थिंक और तो कुछ डिटेल ज़्यादा है नहीं इसमें। हाँ, एक ये है आपका, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ, सिग्निफिकेंस क्या है आपका मॉडल टेनेंसी एक्ट का। तो इन्वेस्टमेंट एंड एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटीज़ को प्रमोट करेगा, एज वेल एज इंस्टीट्यूशनलाइज करेगा रेंटल हाउसिंग को बाय प्रोग्रेसिवली ब्रिंगिंग इनटू द लीगल मार्केट। ठीक है, प्राइवेट पार्टिसिपेशन बूस्ट हो सकेंगे रेंटल हाउसिंग में एज ए बिजनेस मॉडल फॉर एड्रेसिंग द हाउसिंग शॉर्टेज। तो हाउसिंग शॉर्टेज की कमी को भी एड्रेस किया जा सकेगा। वाइब्रेंट सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव रेंटल हाउसिंग मार्केट क्रिएट किए जा सकेंगे, एज वेल एज बैलेंस होगा राइट्स ऑफ द टेनेंट्स एक तरफ एंड लैंडलॉर्ड के राइट एक तरफ इन एन अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। तो हमने ये टोटल डिस्कस कर लिया है और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो होप आपको चीज़ें समझ में आ रही है अच्छे से, कोई टेंशन नहीं हो रही है। अब चलते हैं एक नया जो आपका कंटेक्स्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे, नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। बेसिकली ये एक स्टैंडर्ड लाई जा रही है सो दैट जो सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, जो सिविल सर्विसेज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, वो एक अच्छा स्टैंडर्ड हो जो कहीं ना कहीं आज के जो 21st सेंचुरी चैलेंजेज है ना उसको भी एड्रेस करे वो सब ट्रेनिंग। बिकॉज देख सकते हो साइबर सिक्योरिटी सब इश्यूज निकल कर आती है ना, तो इस प्रकार से ट्रेनिंग हो, इस प्रकार से ट्रेनिंग स्टैंडर्ड हो कि जब ये सब ट्रेंड होकर निकले ना तो इन सारे इश्यूज की समझ हो इनको और ये अच्छे से डील कर सके। तो एक प्रकार से यूँ कह सकते हो कि कैपेसिटी बिल्डिंग का एक है ये। ठीक है, तो क्या न्यूज़ में है हम देखेंगे इसको। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस इन्होंने नेशनल स्टैंडर्ड फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस लॉन्च किया है। तो अगर हम बेसिक की बात करें तो ये जो आपका NSCSTI है इसे डेवलप किया गया है, यानी कि आपका नेशनल स्टैंडर्ड फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, इसको डेवलप किया गया कहाँ पर, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन हेडक्वार्टर पर। एंड इंडिया जो है आपका पहला कंट्री होगा इन द वर्ल्ड कि वो यूनिक मॉडल लेकर आया है जिसके तहत एक प्रॉपर स्टैंडर्ड क्रिएट किए जाएंगे सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए नेशनल लेवल पर। तो ये सब इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, सिविल सर्वेंट सबको ट्रेनिंग देते हैं। तो अगर एक अच्छा स्टैंडर्ड एज पर द नीड ऑफ टाइम आता है तो कहीं ना कहीं जो इसका आउटकम है वो काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। बिकॉज जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा न्यू कम्प्लेक्स चैलेंजेस निकल कर आते रहे। तो अगर हम बात करें कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की तो इसको कंस्टिट्यूट किया गया है थ्रू गैजेट ऑफ इंडिया 2021 में। गैजेट ऑफ इंडिया यानी कि नोटिफिकेशन के माध्यम से, इसका कोई स्टेट्यूटरी स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं है। क्या कोर प्रिंसिपल है कमीशन का, एक प्रकार से क्रेडिबिलिटी बिल्ड करो, एक यूनिफॉर्म अप्रोच लेकर आओ कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। एंड इसको इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में इस्टेब्लिश किया गया है विद कम्प्लेक्स एग्जीक्यूटिव एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी एंड कंप्लीट एग्जीक्यूटिव ऑटोनॉमी दी जाती है। ठीक है, एंड बाकी फर्दर डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर फंक्शंस ध्यान रखने, तो क्या फंक्शंस करता है आपका कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, तो एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान्स को प्रिपेयर करता है जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, एजेंसीज हैं। साथ ही साथ एनुअल स्टेट ऑफ सिविल सर्विसेज रिपोर्ट को प्रिपेयर करता है। नॉलेज पार्टनर्स को अप्रूव करने का काम करता है, नॉलेज पार्टनर जो इनके साथ इंगेज करेंगे फॉर द मिशन। ठीक है, ये ध्यान रखना है।
ये सब कुछ फंक्शन से हमने डिस्कस किया। अब चलते हैं अदर डिटेल्स की तरफ। तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो स्टैंडर्ड्स लाई जाएंगी वो कहीं ना कहीं जो वेरियस सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस है उसको इक्विप किया जाएगा, एम्पावर किया जाएगा कि जो सिविल सर्वेंट्स है उनको इस प्रकार से ट्रेन किया जाए कि वो टैकल कर सके इमर्जिंग चैलेंजेज ऑफ द 21st सेंचुरी। तो अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव्स की, तो ऑब्जेक्टिव्स में तो वही मैं कर रहा हूँ ना आपको, कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करेंगे, है ना, इनके क्वालिटी जो ट्रेनिंग की है उसको इम्प्रूव करेंगे, हार्मोनाइजिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्रेनिंग। साथ ही साथ इट विल सेट अप एस्पिरेशंस फॉर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन कि हम एक्सेलेंस की तरफ जाएं, है ना, तो स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस। तो ये बातें हैं। तो क्या सिग्निफिकेंस है स्टैंडर्ड सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का? तो सबसे पहली बात तो ये है, इट विल एडजस्ट आउटलुक ऑफ सिविल सर्वेंट्स मेथड्स टू द चेंजिंग नीड्स ऑफ द न्यू टाइम, यानी कि बदलते समय के नीड्स को ये एड्रेस करेगा। प्रोवाइड ए मैकेनिज्म टू कंटिन्यूसली बिल्ड कैपेसिटी एंड अपडेट द टैलेंट पूल, यानी कि जो हमारे टैलेंट पूल है सिविल सर्वेंट्स है ना, उन सब की जो ट्रेनिंग है वो सब अपडेट होते रहे, कैपेसिटी अपडेट होते रहे एज पर द नीड एंड टाइम, इफिशियंसी को इम्प्रूव करो। और ये जो आपका 8 पिलर्स ऑफ एक्सीलेंस है इसमें क्या क्या बातें आ जाती है, तो ये आप बेसिकली, ये ऐसा नहीं कि आपको प्रीलिम्स से पूछा जाएगा, आप कीवर्ड के लिए इस्तेमाल करो, है ना। ये सब कीवर्ड अच्छे अच्छे हैं, ट्रेनिंग एवोल्यूशन, कोलैबोरेशन, ट्रेनिंग सपोर्ट, डिजिटलाइजेशन, रिसोर्स टारगेट, फैसिलिटी डेवलपमेंट, ट्रेनिंग नीड्स असेसमेंट, ऑपरेशंस एंड गवर्नेंस। तो ये 8 पिलर्स एक्सेलेंस के। तो कहीं ना कहीं एक्सेलेंस के ऊपर अगर आपको लिखना हो कि एक्सेलेंस कैसे करिए, तो ट्रेनिंग सपोर्ट को स्ट्रेंथन करिए, कोलैबोरेशन करिए, ट्रेनिंग एवोल्यूशन करिए, डिजिटलाइजेशन करिए, तो ये सब आप यूज कर सकते हो, इसलिए मैंने दिया। अदरवाइज प्रीलिम्स के लिए कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इसका। लेकिन करंट इश्यूज क्या है हमारे सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में, और उसी को एड्रेस करने के लिए तो आपका ये लाया गया है ना, क्या लाया गया है आपका, ये स्टैंडर्ड लाया गया है फॉर द नीड ऑफ द टाइम। तो एक इश्यू तो यही है कि भाई साहब प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल पाती है, यानी कि फोकस रहता है हमेशा कि एंट्री पॉइंट पर और इन सर्विस ट्रेनिंग जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करे, और वो भी क्या, हायर सिविल सर्वेंट्स के लिए, जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज देख लो आप, या फिर सेंट्रल एंड स्टेट क्लास 1 सर्विसेज वाले जो आपके व्यक्ति होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, उनको अच्छी अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन मिडिल एंड लोअर लेवल पर्सनल है उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल पाती, उनको नेगलेक्ट कर लिया जाता है। साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन नहीं होती। कोऑर्डिनेशन नहीं होती मतलब क्या है, जो कंटेंट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में होते हैं वो देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो गए हैं, अब तो रेलिवेंट भी नहीं है। पता चला हमें एग्जाम्पल अगर हम बताएं तो एग्जाम्पल से आप समझिए, अगर एक पेड़ है, उस पेड़ से अगर हमें आम तोड़ना है तो हम आम तोड़ने का ट्रेनिंग देंगे ना। पता चला कि हम उसको गाना सिखा रहे हैं, और गाना सिखा रहे हैं इन द पर्पज़ कि भाई साहब गाना गाते गाते सारे आम गिर जाएंगे, तो ये तो ठीक नहीं है ना। तो ये बातें हो गई। तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, इसका सिंपल सा मतलब है जो कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो रेलेवेंट नहीं होते हैं, मीनिंगफुल नहीं होते हैं कभी कभी फॉर द ट्रेनिंग। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना होगा। करिकुलम को अपडेट करिए, है ना, कब तक ट्रेडिशनल लेक्चर मेथड ऑफ ट्रेनिंग चलता रहेगा, है ना, उसको मॉडर्न मेथड से रिप्लेस करिए। पुअर इवेल्यूशन, यानी कि जो आपका ट्रेनिंग दिया जाता है उसका क्या आउटकम हुआ, परफॉर्मेंस क्या हुआ, इसका इवोल्यूशन नहीं किया जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ देख लो, ट्रेनिंग सिस्टम इज नॉट लिंक्ड विद द एजुकेशन एंड रिसर्च। तो वे फॉरवर्ड में क्या है, 4 ईज पर फोकस करिए। 4 ईज में क्या है, एम्पावर्ड लर्निंग, ये कीवर्ड याद रखना है। ठीक है, 4 ईज पर फोकस करिए, जैसे एम्पावर्ड लर्निंग, इफेक्टिव लर्निंग, एक्सप्लोरेटरी लर्निंग एंड इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। ठीक है, साथ ही साथ जो नॉन परफॉर्मेंस है उसको रिमूव करिए। नॉन परफॉर्मेंस मतलब क्या, कि प्रॉपर सब कुछ ट्रेनिंग दी गई, पता चला फिर भी वो परफॉर्म नहीं कर रहे, तो उसको प्री मेच्योर रिटायरमेंट दे दीजिए। ठीक है, और बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट के न्यूज आते ही रहते होंगे, है ना, कितने ऑफिसर्स को ये प्री मेच्योर रिटायरमेंट सब दे दिया गया, तो ये सब कभी आप सुनते भी होंगे। साथ ही साथ कम्पिटिटिव स्पिरिट को हार्नेस करिए। मिड कैरियर ट्रेनिंग दीजिए, यानी कि कैरियर के बीच में आप अच्छी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करवाइए। ठीक है, सो दैट उनका जो डोमेन नॉलेज है वो सब इंक्रीज कर सके। एंड मॉनिटरिंग भी करते रहिए कि हम जो ट्रेनिंग दे रहे हैं क्या उसका आउटपुट कितना निकल रहा है। तो इस प्रकार से तो गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया है टू इम्प्रूव द फंक्शनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स। तो एक तो मिशन कर्मयोगी आपने सुना भी होगा, ये ध्यान रखना है, मिशन कर्मयोगी, और उसका है आपका iGOT प्लेटफॉर्म, यानी कि इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म, जो अलाउ करता है ऑल द गवर्नमेंट सर्वेंट्स इररेस्पेक्टिव की उनकी रैंक क्या है वो कंटिन्यूस ट्रेनिंग ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर डोमेन एरियाज। ठीक है, और इसका एम क्या है, यानी कि मिशन कर्मयोगी का फ्यूचर रेडी सिविल सर्विस बनाओ विद द राइट एटीट्यूड, स्किल्स एंड नॉलेज। साथ ही साथ आरंभ
जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। नेशनल ट्रेनिंग पॉलिसी भी है, अडॉप्ट की गई थी 1996 में, रिव्यू किया गया 2012 में, सो दैट प्रोफेशनल, इम्पार्शियल एंड इफेक्टिव सिविल सर्वेंट्स को बनाया जा सके, तैयार किया जा सके। लेटर एंट्री का भी कंसेप्ट आ रहा है। इसके तहत क्या है कि एग्जाम के माध्यम से नहीं बल्कि डायरेक्ट इंडक्शन किया जाएगा पर्सन्स का हैविंग द डोमेन एक्सपर्ट्स एट द मिडिल और सीनियर लेवल इन द एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की, रेदर कि हम जो है प्रमोशन के माध्यम से सीनियर्स को ले, तो एक प्रकार से लेटर एंट्री की बात हो रही है। तो ये सब फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया। होप आपको ये चीज़ें समझ में आएगी, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, दैट इज योर रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एंड पीरियोडिकल्स बिल। ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक नया इश्यू है, तो इसको हम देखने वाले हैं। तो इस आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले आप अपना रिस्पॉन्स हमें दें, क्या आपको ये सब चीज़ें अच्छी लग रही है, क्या आपको चीज़ें समझ में आ रही है, कोई डाउट तो नहीं हो रहा। क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको फास्ट फॉरवर्ड इसलिए भी करवा रहा हूँ कि आपको ज़्यादा समय न खपाना पड़े। इसी प्रकार से पढ़ते हैं, क्योंकि अगर एक एक डिटेल पढ़ने बैठे तो पता चला कि 50 घंटे बीत जाएंगे, और ना 50 घंटे आपके लिए ठीक होंगे ना हमारे लिए ठीक होंगे। ठीक है, इसलिए मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड की तरफ से कि हाँ बेसिक कॉन्सेप्ट अगर समझ गए तो आप एक बार इसको दोबारा भी पढ़ोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो मेरा एम एंड ऑब्जेक्टिव यही है। तो अगर चीज़ें अच्छी लग रही है जल्दी से एक प्यारा भरा लाइक आप हमें दीजिए, कमेंट करिए एंड अपने रिव्यू देते रहिए, हम इसी प्रकार से आपकी मदद करते रहेंगे। तो अब चलते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एंड पीरियोडिकल्स बिल। तो बेसिकली न्यूज़ में क्यों रहा होगा आपको ही पता है, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा जो रिवाइज करेगा प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट 1867। अब ये देखो 1867 का एक्ट है, 1857 आपका हुआ था रिवोल्ट ऑफ 1857, तो ये ब्रिटिशर्स ने लेकर आया था। अब तो भले इसमें मॉडिफिकेशन हो गए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपके प्रेस है ना उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए ही ये आपका एक्ट लाया गया था। तो इसलिए मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो अगर हम फर्दर डिटेल की बात करें, ये जो आपका 1867 एक्ट है ना, गवर्नमेंट को मदद करती है कि वो कंट्रोल करेगी प्रेस को, बुक पब्लिशिंग को रेगुलेट करती है, एज वेल एज जो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको कहीं ना कहीं कर्व भी करती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जो प्रिंटर है एवरी न्यूज़पेपर का, उसको डिलीवर करना पड़ेगा 2 कॉपीज ऑफ ईच इश्यू, यानी कि जो भी इश्यू जो न्यूज़पेपर में छाप रही है उसके 2 कॉपीज डिलीवर करने पड़ेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट टू द गवर्नमेंट, एंड 1 कॉपी डिलीवर करने पड़ेंगे हर एक इश्यू का टू द प्रेस रजिस्ट्रार। समझ में आ रहा है, तो ये ध्यान रखना है। और इसी एक्ट के तहत जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपॉइंट कर सकती है रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स फॉर इंडिया, एंड ये जो आपका रजिस्ट्रार है वो मेंटेन करेगा इन द प्रिस्क्राइब मैनर ए रजिस्टर ऑफ न्यूज़पेपर है, जो भी न्यूज़पेपर से उसका रजिस्टर मेंटेन करेगा ही। एंड साथ ही साथ ये भी देखो आप, एवरी बुक और पेपर प्रिंटेड, जो भी बुक या पेपर प्रिंट किए जाएंगे उसमें प्रिंटर का नाम होगा, प्लेस ऑफ प्रिंटिंग, ये कहाँ से प्रिंट किया गया है, नेम ऑफ द पब्लिशर, प्लेस ऑफ द पब्लिकेशन। आप बुक खोल के देखना, किसी भी आप बुक खोल के देखना, एम लक्ष्मीकांत का देख लो, वहाँ पर आपका दिया रहेगा कि कहाँ प्रिंटिंग प्रेस हुआ है। ठीक है, नेम ऑफ द पब्लिशर क्या है, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन क्या है, तो ये डायरेक्ट आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो आज पता चला ना एक नया चीज़, वैसे तो वो पता ही होगा। तो थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री की तरफ जाएं, तो ये जो आपका परंपरा है प्रेस को रेगुलेट करने का, ये कहीं ना कहीं सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 से शुरू हुआ था। ठीक है, और ये जो आपका एक्ट है ये लॉर्ड वेलेस्ली ने लेकर आया था, सो दैट जो प्रेस है उसको एक प्रकार से कंट्रोल कर सके अहेड ऑफ फ्रेंच इन्वेजन ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड उसके बाद 1818 में कुछ अमेंडमेंट किए गए। उसके बाद देख सकते हो 1823 में आपका लाइसेंसिंग रेगुलेशन ऑर्डिनेंस लाया गया, और यही जो आपका ऑर्डिनेंस है गवर्नर जनरल जिसको मेटाकल्फ भी कहते हैं, इसने इस ऑर्डिनेंस को ख़त्म किया और उसकी जगह पर आया आपका प्रेस एक्ट 1835, जो कहीं ना कहीं प्रेस को लिबरेट करता है फ्रॉम वेरियस रेस्ट्रिक्शंस। इसीलिए आपने सुना भी होगा मेटाकाल्फ को हम लिबरेटर ऑफ द प्रेस कहते हैं, इसलिए भी नहीं कहते। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो रेस्ट्रिक्शंस है उसको हटाए गए थे। ये ध्यान रखना, ये जो लिबरेटर ऑफ प्रेस है ना, ये हमने आपको बताया प्रिंस पर्पज के लिए। और अभी जो आपका कौन सा एक्ट चल रहा है, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867, इसका एम क्या था उस समय, ध्यान करो 1857 का रिवोल्ट जो है ख़त्म हुआ था, तो अंग्रेज जो है बेसिकली वेरियस रेस्ट्रिक्शंस लगाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उनको एक प्रकार से बिलीफ सिस्टम बन गया था कि कहीं ना कहीं 1857 के रिवोल्ट का काउज करने में प्रेस का भी रोल रहा है।
तो इसलिए ये आपका प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 लाया था। तो होप आपको ये समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं प्रेस रेगुलेशन की नीड क्या है, क्यों ज़रूरत है। तो पहली बात तो जो भी मीडिया आउटलेट से वो अकाउंटेबल हो, ठीक है, और लायबल हो वायलेशन के। अगर कुछ नॉर्म्स या कोड को वायलेट करती है तो उनको एक प्रकार से अकाउंटेबल ठहराया जा सके। सिंप्लीफाई प्रोसीजर्स रिलेटेड टू द रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लायंस ऑफ न्यू मीडिया आउटलेट्स, स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज को कर्ब किया जा सके। साथ ही साथ यूनिफॉर्मिटी हो इन रेगुलेशन कंसर्निंग द प्रिंट मीडिया एंड डिजिटल मीडिया, इसलिए प्रेस रेगुलेशन लाने जरूरी है। साइलेंट फीचर्स क्या है, अब ये बिल है, अब बिल जब तक एक्ट नहीं बनेगा यूपीएससी में इसमें क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, ठीक है, इसलिए इस पर ज़्यादा चर्चा करने की भी जरूरत नहीं है। बेसिक कॉम यहाँ से आपको समझना है, ये है ना, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस किया। बाकी फिर से अगर ये एक्ट बनेगा तो फिर तो हम डिस्कस करने ही वाले हैं डिटेल से। तो OJFT क्या है, जो डिजिटल मीडिया है उसको स्कैनर यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की निगरानी में रखा जा सके। एज वेल एज रजिस्ट्रेशन पर क्या बात की गई है, तो ये कहा जा रहा है कि एक बार ये बिल पास हो जाएगा तो जो डिजिटल न्यूज़ मीडिया है, पब्लिकेशन है, उनको रजिस्टर करना पड़ेगा प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के पास विद इन 90 डेज। साथ ही साथ गवर्नमेंट एंटिटी को पावर दिया गया है, ठीक है, कि वो एक्शन ले सकते हैं अगर डिजिटल पब्लिकेशन वायलेशन करता है कुछ नॉर्म्स का। सिंप्लीफिकेशन किया गया है, यानी कि सिंपल सिस्टम ले डाउन की गई है रजिस्ट्रेशन ऑफ ई पेपर्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पेपर्स के लिए। रूल मेकिंग अथॉरिटी, यानी कि ये जो आपका बिल है इनेबल करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, कि वो अप्रोप्रिएट रूल्स रेगुलेशंस ला सकते हैं टू रेगुलेट द क्राइटेरिया कंडीशंस फॉर इशूइंग गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट्स इन द न्यूज़पेपर्स, एक्रेडिटेशन ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड एफिलिएट बॉडी, यानी कि एफिलिएट बॉडी तो है जहाँ पर अगर लेट से कि कुछ कंप्लेन हुआ, अब वहाँ से संतुष्टि नहीं मिली तो हम अपील जाके करें, तो एफिलिएट बॉडी की भी बात हुई है, ठीक है। और ये बॉडी कहलाएगी आपका प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एफिलिएट बोर्ड, जिसमें आपका चेयरमैन होगा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एंड वन मेंबर टू बी नॉमिनेटेड बाय प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया फ्रॉम एमंग इस मेंबर। लेकिन अभी ये सब जानने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये सब चेंजेस हो सकते हैं, तो ध्यान रखना है आपको, इसलिए मैंने आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया। इस चीज़ क्या है, तो इस चीज़ यही है कि भाई साहब ये जो आपका प्रोविजन इसमें दिए गए हैं इट इज़ वैग एंड अनक्लियर, ठीक है। और साथ ही साथ ये प्रोहिबिट करता है पीपल को फ्रॉम ब्रिंगिंग आउट पब्लिकेशंस इफ दे हैव बीन कन्विक्टेड अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट 1967, यानी कि यूएपीए के तहत अगर वो व्यक्ति कन्विक्टेड है तो वो बेसिकली पब्लिकेशन नहीं कर सकते। साथ ही साथ इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी की कमी है फॉर द अपॉइंटेड प्रेस जनरल एंड मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल न्यूज ऑन द डिजिटल मीडियम्स, ये कहीं ना कहीं अंडरमाइन करता है एबिलिटी ऑफ द इंटरनेट टू डेमोक्रेटाइज इन्फॉर्मेशन, यानी कि डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन को कहीं ना कहीं अंडरमाइन करता है, सीधी सीधी बात करें। और ये कीवर्ड याद रखना, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है, यानी कि इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट हो, सबके पास पहुंचे, तो कहीं ना कहीं उसको अंडरमाइन करता है। ये कीवर्ड मैंने अच्छा बताया आपको, याद रखना है। कंक्लूजन में तो आप उसमें तेज हो ही को कंक्लूजन लिख सकते हो बैलेंस अप्रोच के माध्यम से। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हमने मेन इश्यूज तो खत्म कर दिया, अब चलते हैं छोटे छोटे इश्यूज के ऊपर, ज़्यादा तो बड़ा है नहीं, तो तुरंत कंप्लीट हो जाएगा। पहली बात तो ये है कि इंक्रीजिंग टेन्यूर ऑफ हाउसिंग कमिटी, यानी कि आपको भी पता है पार्लियामेंट में आपके कमिटीज होते हैं जिसको हम पार्लियामेंट्री कमिटीज कहते हैं, तो उसके टेन्यूर को बढ़ाने की बात की जा रही है, ठीक है। और भी कुछ सजेशन दिए गए हैं, यानी कि एक पैनल है जिसने प्रेजेंट किया है कुछ रिकमेंडेशन को किसके पास, राज्यसभा चेयरमैन के पास, ठीक है। अभी राज्यसभा के चेयरमैन कौन है आप बताओ, जो वाइस प्रेसिडेंट है। अब वाइस प्रेसिडेंट का लेक्चर मैंने आपको देना शुरू कर दिया है, उसको आप देखो, कंप्लीट करो, सीखो, लर्न करो, आगे बढ़ो, ठीक है। तो क्या कुछ रिकमेंडेशन है देख सकते हो आप, जो अभी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का टेन्यूर 1 साल है उसको 2 साल कर दिया जाए, सो दैट स्टेबिलिटी हो, कंटिन्यूटी हो। साथ ही साथ जो कमेटी आवर है उसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है पार्लियामेंट में टू डिस्कस द मेजर रिपोर्ट है, जो भी मेजर रिपोर्ट है, टाइम नहीं मिलता डिस्कशन करने के लिए, तो बेसिकली एक अलग से डेडिकेटेड आवर हो, कम्युनिटी आवर, कम्युनिटी नहीं कमिटी आवर, ठीक है। तो ये बात है, सो दैट बोर्डर डिस्कशन हो, बेटर एनालिसिस हो। साथ ही साथ एग्जिस्टिंग कमिटीज को मर्ज कर दिया जाए, जो भी कमिटीज है रिलेटेड टू द इंडस्ट्री एंड कॉमर्स उसको मर्ज करके एक में बना दिया जाए। साथ ही साथ न्यू कमिटी ऑन टूरिज्म एंड कल्चर ये तैयार किया जाए। साथ ही साथ जो अभी कोरोना का पीरियड आया था, आप देख सकते हो वर्चुअल मीटिंग्स काफ़ी ज़्यादा होने लगी, तो एक प्रकार से एग्जामिन किया जाए द इश्यूज ऑफ इनेबलिंग वर्चुअल मीटिंग्स ऑफ द डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी, जिसको हम DRSCs भी कहते हैं। तो क्या हम वर्चुअल मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, क्या इश्यूज आएंगी, उन सब को एग्जामिन करिए। और राज्यसभा सेक्रेटेरिएट के लिए क्या बोला गया कि वैसा वैकेंसीज है इसको फिलअप करिए, ठीक है, तो ये ध्यान है। तो अगर हम बात करें राज्यसभा सेक्रेटेरिएट की, यहाँ से क्वेश्चन वैसे लगते नहीं है कि बनेंगे, ठीक है। तो सेक्रेटेरिएट क्या करते हैं, जो भी आपके डे टू डे वर्क है उसमें असिस्ट करते हैं, है ना। तो राज्यसभा के लिए अलग से अपना सेक्रेटेरिएट है और इसको सेटअप किया गया था इन
रिलेटेड टू द प्रोविजंस जो आपका आर्टिकल 98 में है, जो सेपरेट सेक्रेटेरिएट स्टाफ की बात करता है फॉर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। इसलिए लोकसभा का भी सेक्रेटेरिएट है, राज्यसभा का भी सेक्रेटेरिएट है, और ये आपका फंक्शन करता है अंडर द गाइडेंस एंड कंट्रोल ऑफ राज्यसभा चेयरमैन। मेन एक्टिविटीज देख लो, सेक्रेटेरियल असिस्टेंस दो, सर्विसिंग द पार्लियामेंट्री कमिटीज, रिकॉर्ड पब्लिश करो डे टू डे प्रोसीडिंग्स ऑफ राज्यसभा का। अब ये है आपका पार्लियामेंट्री कमिटीज, ये आपका पॉलिटी का है। तो पार्लियामेंट्री कमिटीज क्या, वैसे कमिटी जो पार्लियामेंट के अंदर बनते हैं, ठीक है, उसको अपॉइंट किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है बाय द हाउस, या फिर स्पीकर या चेयरमैन नॉमिनेट कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो चेयरमैन है या फिर स्पीकर है, उनके गाइडेंस में ये कमिटी वर्क करता है। इसका अपना सेक्रेटेरिएट होता है, ठीक है, और वो सेक्रेटेरिएट लोकसभा का सेक्रेटेरिएट या फिर राज्यसभा का सेक्रेटेरिएट उसे प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ ये जो आपका पार्लियामेंट्री कमिटीज है, ये अपनी अथॉरिटी कहाँ से, यानी कि आर्टिकल 105 और आर्टिकल 118 से ड्रॉ करता है, यहाँ पर आप देखो, ठीक है। और ये ध्यान रखना, ये प्रिंसिपल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो भी रिकमेंडेशन पार्लियामेंट्री कमेटी देंगे, पार्लियामेंट को मानना कोई मैंडेटरी नहीं है। दो प्रकार के पार्लियामेंट्री कमेटी हो सकते हैं, स्टैंडिंग कमेटी होगा, एडहॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी परमानेंट कमेटी जिसकी वैलिडिटी वन ईयर है, जो अभी हमने देखा, ठीक है। एग्जाम्पल भी देख सकते हो, फाइनेंशियल कमेटी, डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है, ये रेगुलर मीट करते हैं, परमानेंट होते हैं। एडहॉक कमेटी है कि कोई सर्टेन इश्यूज के लिए, सर्टेन बिल है, उस पर डिस्कशन करना है, तो हमने एक एडहॉक कमेटी क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो ये होता है टेम्परेरी पीरियड के लिए, स्पेसिफिक पर्पज के लिए। तो होप मैंने आपको फास्ट ट्रैक में सारे पॉइंट्स बता दिए। अब है आपका इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। इसको मैं तो आपको नहीं बताने वाला, क्योंकि इसके लिए आपको प्रेसिडेंट का टॉपिक जाना पड़ेगा और प्रेसिडेंट का सारा लेक्चर आपको देखना है, बिकॉज वहाँ से आपको एक एक इश्यूज क्लियर हो जाएगी। हाँ, यहाँ से 2-3 पॉइंट हमें अच्छे लगे थे, इसलिए मैंने यहाँ नोट डाउन कर लिया कि जो आपका एंटी डिफेक्शन लॉ है ना, वो एप्लीकेबल नहीं होता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए कौन सा शेड्यूल है, आप हमें बताओ, ठीक है। और एंटी डिफेक्शन के लिए 3 इंपॉर्टेंट नियम है, वो नियम भी आप रिकॉल करो अपने दिमाग में, जस्ट फटाफट एकदम फास्ट ट्रैक तरीके से। और आर्टिकल 324 जो है वो साफ साफ कहता है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसके पास अथॉरिटी है कि वो कंडक्ट करेंगे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ये तो छोड़ो, आप बताओ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मैंने आपको बताया है अपने लेक्चर सीरीज में कि कौन कौन से इलेक्शन कंडक्ट करवाता है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये आप हमें बताओ। ये डिस्कस कर लिया, अब चलिए हम दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स। तो बेसिकली इलेक्शन कमीशन इन परसुएंस ऑफ लीगल अमेंडमेंट्स इन द आरपी एक्ट 1950, बिकॉज इलेक्शन कमीशन बार बार ये रिक्वेस्ट करते रहता है कि भाई साहब आरपी एक्ट 1950 में कुछ ना कुछ अमेंडमेंट करिए, मॉडिफिकेशंस करिए इन द रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स 1960। तो उन्होंने कुछ फॉलोइंग चेंजेस इंट्रोड्यूस किए। कैसे? पहला तो ये है कि वैसे व्यक्ति जिनकी उम्र 17 साल है वो अप्लाई कर सकते हैं एडवांस में फॉर गेटिंग इनरोल्ड इन वोटर लिस्ट। ये ध्यान रखना है ना, यानी कि लेट से क्या, अब क्या होता है 18 साल हो गए तब आप अप्लाई करो, ऐसा नहीं। अगर आपका 17 साल भी है तो एडवांस में आप अप्लाई कर दो, तो 18 साल होते होते आपका वो वोटर आईडी कार्ड आ जाएगा, ठीक है। एंड इलेक्टोरल रोल जो है वो हर एक क्वार्टर में अपडेट किए जाएंगे, यानी कि 4 क्वार्टर होते हैं ना, 3-3 महीने के, 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ, टोटल 12 महीने, और 12 महीने को आप 3-3 महीने में डिवाइड कर दो, तो फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर। तो बेसिकली जो इलेक्टोरल रोल है वो अपडेट किए जाएंगे एवरी क्वार्टर में, ठीक है। तो एलिजिबल यंगस्टर को अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि भाई साहब पहले क्या होता था कि जनवरी में ओपन हुआ विंडो, तो अब फिर से अगले साल इंतजार करो जनवरी में कि ओपन होगा, हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। तो ऐसे में क्या होता था, राइट टू वोट का अधिकार उनसे कहीं ना कहीं डिले हो जाता था, ठीक है। तो अब क्या है, अगर फर्स्ट क्वार्टर में नहीं रजिस्टर करवाए तो सेकंड क्वार्टर में आप करवा लो, थर्ड क्वार्टर में करवा लो, ऐसे चलेगा। ये अच्छी बात है, ठीक है। एंड ऑप्शनल प्रोविजन टू लिंक आधार डिटेल्स, ये तो बात है, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब चलते हैं डिजिटल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, DLSS, डिजिटल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। तो क्या कंटेक्स्ट है, पीएम ने रिसेंटली एड्रेस किया था इनॉग्रल सेशन ऑफ द फर्स्ट ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी मीट। एंड ये जो आपका डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज है ना, ये ध्यान रखना है, ये आपका स्टेट्यूटरी बॉडी है, बिकॉज इसको स्टेब्लिश किया गया था लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 के तहत। क्या फंक्शन है आपका DLSS का, तो बेसिकली ये जो आपका DPSP में फ्री लीगल एड की बात की गई है ना, उसको ये प्रमोट करता है, उसको ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। साथ ही साथ लोक अदालत को ऑर्गेनाइज करने का काम करता है, ये याद रखना है, प्रीलिम्स में पूछा है, ठीक है। लीगल लिटरेसी कैंप्स ऑर्गेनाइज करो, है ना, लीगल अवेयरनेस करो कि भाई साहब ये कानून है, ये अधिकार है, आप ऐसे कर सकते हो इसे। बिकॉज क्या होता है, हम कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी के केस में फंसना नहीं चाहते, क्योंकि हमें इश्यूज ये सब कॉम्प्लेक्स लगती है। तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस रहेगा तो ये सब जो आपका इश्यू है ना वो नहीं आएगा, तो इसलिए लिटरेसी कैंप्स हो गए। और इसका एम क्या है, जस्टिस एंड फंडामेंटल राइट्स जो है उसको सिक्योर करो। ये जो जस्टिस एंड फंडामेंटल राइट्स है वो डिनाई नहीं होने चाहिए टू एनी सिटीजन, चाहे वो पुअर इकोनॉमिक कंडीशन से बिलोंग क्यों ना करते हो, ठीक है। और भी चीज़ें आपको
ध्यान में रखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये जो आपका डीएलएसएस है, डीएलएसएस का फुल फॉर्म हमने क्या बताया आपको, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, है ना। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चलते हैं। उसी प्रकार से आपका ये चलते हैं यार, सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर अपना है, हाई कोर्ट के लेवल पर अपना है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लेवल पर अपना है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर आपका डीएलएसएस है, ठीक है। इसका देख सकते हैं एक और बढ़िया पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि जो आपका कोर्ट्स है उसके बर्डन को कम करता है। कैसे? बिकॉज ये लोक अदालत ऑर्गेनाइज करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो मैटर कोर्ट में जा सकते थे वो मैटर कहीं ना कहीं लोक अदालत में सॉल्व हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं बर्डन को कम करते हैं, ठीक है। और ये लोक अदालत कंडक्ट कौन करता है? नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नालसा के तरफ से। और ये जो लोक अदालत है क्या है? एक प्रकार से अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, और इसको स्टेट्यूटरी स्टेटस दिया गया है अंडर द लीगल सर्विसेज एक्ट। और अगर हम बात करें लीगल सर्विसेज एक्ट 1987 की, तो इसको इनेक्ट किया गया था सो दैट नेशन वाइड यूनिफॉर्म नेटवर्क इस्टेब्लिश हो सके, जिसके तहत फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज वीकर सेक्शन को प्रोवाइड कर सके। बिकॉज वीकर सेक्शन जो है ना वो एसेस नहीं कर पाते लीगल सर्विसेज, क्योंकि एक तो हो सकता है पेमेंट की कमी हो, पैसे की कमी हो जाती है, साथ ही साथ उनको लीगल अवेयरनेस नहीं रहता है कि कैसे अप्रोच करे कैसे ना करे, ठीक है। इसलिए यहाँ पर फ्री लीगल एड की सुविधा दी जाती है। और देख लो आर्टिकल 39A जो कि आपका डीपीएसपी है, ये फ्री लीगल एड की बात भी करता है टू द पुअर एंड वीकर सेक्शन। और इसके कुछ अपने टर्म्स एंड कंडीशन है कि हु विल बी एलिजिबल फॉर द फ्री एंड लीगल एड, तो ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और नालसा को कंस्टिट्यूट किया गया है अंडर द लीगल सर्विसेज एक्ट कि वो मॉनिटर करते हैं पूरे ऑल इंडिया लेवल पर, इवेल्युएट करते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीगल एड प्रोग्राम्स। और यहाँ पर देख सकते हो मैंने आपको बताया था ना, फ्री लीगल सर्विसेज डिफरेंट लेवल पर है। सुप्रीम कोर्ट पर वी हैव द सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या है, कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जस्टिस पाना चाहता है तो उसके लिए ऐसा थोड़ी ना कि जो सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी है वो बेसिकली ये देखेंगे मैटर, तो इनके लिए आपका डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज कमेटी है। तालुक लेवल पर तालुक लीगल सर्विसेज, स्टेट लेवल पर स्टेट, हाई कोर्ट लेवल पर हाई कोर्ट। ये बातें हो गई। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। टेली लॉज सर्विस टू बी मेड फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर सिटीजन फ्रॉम 2022। तो 2022 तो अब आ चुका है, तो बेसिकली टेली लॉ सर्विस को फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा फॉर सिटीजन्स। देखो इसका सिंपल सा मतलब है, मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कोई सिटीजन है ना, उनको लीगल इन्फॉर्मेशन सब लेना है, जानकारी लेना है, तो बेसिकली वो ले सकते हैं और इसको फ्री ऑफ कॉस्ट किया गया है। तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट ये है कि जो आपका लीगल अवेयरनेस है वो सब आएगा लोगों के बीच, ठीक है। और लोग जस्टिस के लिए अप्रोच करना चाहेंगे तो क्या तरीका है, ये सब अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। और इस एग्रीमेंट के तहत, ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, ये जो एमओयू साइन की गई है ना, इस एमओयू के तहत जो नालसा है यानी कि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, ठीक है, ये प्रोवाइड करेंगे सर्विसेज ऑफ 700 लॉयर्स, यानी कि 700 वकील लगभग ईच डिस्ट्रिक्ट में टेली लॉ प्रोग्राम के लिए आपका सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और आप देख सकते हो ये असिस्ट करेंगे इन स्ट्रेंथनिंग द मैकेनिज्म फॉर डिस्प्यूट अवॉइडेंस। क्लियर से कोई डिस्प्यूट हुआ, अब पता चला कि हम कोर्ट चले गए, तो उससे पहले अगर इनसे कंसल्ट किया जाएगा तो कहीं ना कहीं वो इन मैटर को शांत करवा सकते हैं, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करवा सकते हैं एट प्री लिटिगेशन स्टेज, है ना, कोर्ट कचहरी पहुंचने से पहले। तो इस कंसेप्ट को यानी कि जो आपका टेली लॉ इनिशिएटिव है इसको लॉन्च किया गया था 2017 में बाय द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। और ये इनिशिएटिव जो है कहीं ना कहीं रिलायबल है, एफिशिएंट, ई इंटरफेस है, प्री लिटिगेशन टूल है ना, कि हम कोर्ट कचहरी पहुंचने से पहले हम मैटर को शांत कर दे तो बढ़िया बात होगा। तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट क्या होता है, जो मार्जिनलाइज व्यक्ति है, जो वीकर सेक्शन से उनको लीगल हेल्प चाहिए तो वो लीगल हेल्प ले सकते हैं बाय कनेक्टिंग विद द पैनल लॉयर्स वाया टेली या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, है ना, जो कि कॉमन सर्विस सेंटर पर ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होती है। अब चलते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये भी न्यूज़ में आई थी। तो बेसिकली ये न्यूज़ में क्यों आई थी, तो एक पिटीशन फाइल किया गया था बाय सेक्शन ऑफ जैन कम्युनिटी अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि भाई साहब ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 है ना, इसको इन्फोर्स करवाइए अगेंस्ट द एलिज्ड कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस प्लेसेस बाय अनदर सेक्ट, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन पर सुनवाई करने से रिफ्यूज कर दिया है। तो ये जो एक्ट है इसके थोड़े से बेसिक के बारे में जानना है, ठीक है।
ये जो एक्ट है 1991 का, ये प्रोहिबिट करता है कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप एंड टू प्रोवाइड मेंटेनेंस ऑफ रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप एज इट एग्जिस्टेड ऑन 15th डे ऑफ अगस्त 1947। कहने का मतलब ये है कि लेट से कि कोई आपका प्लेस ऑफ वर्शिप है, ठीक है, तो प्लेस ऑफ वर्शिप है। अब इस प्लेस ऑफ वर्शिप को कहीं ना कहीं इसका कन्वर्जन नहीं किया जा सकता, ठीक है, किसी भी दूसरे सेक्ट के द्वारा, कि भाई साहब कि इस प्लेस ऑफ वर्शिप को दूसरे सेक्ट के लिए प्लेस ऑफ वर्शिप का बना दिया जाए, तो ये नहीं क्लेम किया जा सकता। सो दैट जो रिलीजियस चार्टर है, रिलीजियस कैरेक्टर है, वो मेंटेन रहे एज इट एग्जिस्टेड ऑन 15th डे ऑफ अगस्त 1947। यानी कि इस दिन जो भी स्टेटस को बन गई थी, ठीक है, जहाँ पर जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है वही रहेंगे, ठीक है। तो ये है आपका प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में लाया गया था। ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था, ठीक है, कुछ महीनों से। तो यहाँ पर देख सकते हो कि प्रोविजन की बात करें तो इट बाज द कन्वर्जन। मैं इसलिए इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं ले रहा हूँ बिकॉज इंपॉर्टेंट है ही नहीं, तो फिर क्या, बस एक इम्पॉर्टेंट बात आपने देख लिया कि उसको यूटिलाइज कर सकते हो। जो एक्ट ऑफ 1991 है, सिग्निफिकेंस यही है कि वैसे अब इस एक्ट के माध्यम से जो स्टेट है ना, यानी कि जो अथॉरिटी है, उन्होंने कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट को बना रखा है, साथ ही साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस है, इक्वलिटी ऑफ ऑल रिलीजियस एंड सेकुलरिज्म को प्रमोट करे, अपहोल्ड करे, ठीक है, बिकॉज स्टेटस को मेंटेन करना है। कोई ज़बरदस्ती जो है कन्वर्ज नहीं कर सकता वन प्लेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप इनटू अनदर, ठीक है। साथ ही साथ इट प्रिजर्व्स नॉन रेट्रोगेशन, यानी कि देयर मस्ट नॉट बी एनी रिग्रेशन ऑफ राइट्स। ये बातें हो गई। अब चलते हैं हम फैमिली कोर्ट्स अमेंडमेंट एक्ट 2022। ये जो एक्ट है, ये जो लाई गई है, बेसिकली स्टेटरी स्टेटस देगा टू द ऑलरेडी स्टेब्लिश फैमिली कोर्ट्स इन द हिमाचल प्रदेश एंड नागालैंड। तो नागालैंड और हिमाचल प्रदेश में जो फैमिली कोर्ट स्टेब्लिश है ना, उसको स्टेटरी स्टेटस देने की बात है, और ये आपका फोर्स में आ चुका है ये एक्ट। तो ये जो आपका एक्ट है, ये अमेंड करता है फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 को। याद रखना, फैमिली कोर्ट आपका स्टेटूटरी कोर्ट है, ऐसा नहीं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है, इट इज़ ए स्टेटूटरी कोर्ट, ठीक है। तो फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984 इसको अमेंड करता है। और ये जो एक्ट है ना, फैमिली कोर्ट एक्ट 1984, ये इस्टेब्लिशमेंट करने की बात करता है किसका, फैमिली कोर्ट्स का। कौन इस्टेब्लिश करेगा, स्टेट इस्टेब्लिश करेंगे, सो दैट अगर डिस्प्यूट्स है रिलेटेड टू द फैमिली एंड मैरिज, तो उस डिस्प्यूट को यहीं पर सॉर्ट आउट किया जा सके, हमें ट्रेडिशनल कोर्ट में जाने की जरूरत ना पड़े, तो बर्डन भी कहीं ना कहीं कम होगा। और बेसिकली इस एक्ट के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया था कि वो जो है नोटिफाई कर सकते हैं डेट्स को फॉर द एक्ट, कि वो कब ये जो एक्ट है किस राज्य में इन्फोर्सेबल होगा, ठीक है। यानी कि अगर बात करें लेट से कि कोई स्टेट है, लेट से बिहार की बात करते हैं, तो अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकते हैं कि इस दिन जो है वो एक्ट इम्प्लीमेंट होगा, दूसरे स्टेट के लिए दूसरा डेट ये बोल सकते हैं। तो ये बात है इसमें। इसलिए जो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड नागालैंड, वहाँ पर तो फैमिली कोर्ट पहले से थी उनके स्टेट में अंडर द एक्ट, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सटेंड नहीं किया था इस एक्ट के एप्लीकेशन को, इम्प्लीमेंटेशन को टू दीज स्टेट, लेकिन अब वो वहाँ पर भी हो चुका है। अब चलते हैं सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के बारे में जानते हैं, इसकी चर्चा बार बार रहती है। तो बेसिकली ये जो आपका सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है ना, इसके 2 साल हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं इस्टेब्लिश हुए, ठीक है। इसका काम क्या है, नाम से पता चल रहा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। भाई साहब जो भी सामान खरीदते हो, पता चला प्रोडक्ट डिफेक्ट हो गया है ना, डिफेक्टेबल प्रोडक्ट दे दिया, अब जो है प्रोड्यूसर रिटर्न नहीं कर रहा है, तब कहाँ जाओगे, तो आप यहाँ पर जाओगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के पास जाओगे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है ना। क्या ऑब्जेक्टिव है, प्रमोट प्रोटेक्ट इन्फोर्स द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। और इसने कहीं ना कहीं रिप्लेस किया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी 1986 को, यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को रिप्लेस किया। याद रखना है ये आपका इसको रिप्लेस करके आया है, और कहीं ना कहीं जो कंज्यूमर कंसर्न्स है उसको एड्रेस करता है और ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव तरीके से। CCPA की बात करें तो इसका एम है, यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की बात हो रही है, तो कंज्यूमर के राइट्स को एड्रेस करो, ठीक है। जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कंडक्ट किए जाते हैं उस पर टूट पड़ो, एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, कभी कभी देखते होगे 2 दिन खा लो भाई साहब, मोटे हो जाओगे, फिट हो जाओगे, स्लिम हो जाओगे, है ना, ये सब एडवर्टाइजमेंट मिसलीडिंग होते हैं, ठीक है। तो इस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाना, बिकॉज ये कहीं ना कहीं पब्लिक इंटरेस्ट के लिए डिप्लीमेंटल है। क्या
काम करती है, इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकती है इन द वायलेशन ऑफ द कंज्यूमर राइट्स, रिकॉल ऑफ अनसेफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना, कि अगर कोई प्रोडक्ट अनसेफ है तो उनको रिकॉल भी करवा सकती है। साथ ही साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को डिसकंटिन्यू करवा सकती है, पेनल्टीज भी इम्पोज कर सकती है ऑन द मैन्युफैक्चरर, इंडोर्सर्स, पब्लिशर्स। ये बात है। अब बात करते हैं, लेट्स से कि आपका CCPA यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, वहाँ पर कोई केस की सुनवाई हुई। अब भाई साहब उसने ऑर्डर दिया तो उसका अपील कहाँ जाएगा, तो बेसिकली नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन के पास जाएगा और बेसिकली विद इन पीरियड ऑफ 30 डेज के भीतर भीतर हो जाना चाहिए, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसेप्टेंट ऑफ सच ऑर्डर। ये बातें हैं। और साथ ही साथ आपको पता है ना, स्टेट लेवल पर भी है आपका स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कंसर्न जताई थी कि भाई साहब यहाँ पर तो वैकेंसीज रहती है, तो ये क्या कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, तो इसलिए उन्होंने डायरेक्ट किया था कि भाई साहब वैकेंसी फिलअप करो जल्द से जल्द, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी रिकमेंडेशन किया था, आप यूज कर सकते हो अदर कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के रूप में अगर कोई क्वेश्चन आता है कि जो वैकेंसी लेट से कि क्रिएट होने वाली, तो भाई साहब 6 महीने के भीतर भीतर जो है आप अपॉइंटमेंट का प्रक्रिया शुरू कर दो, ठीक है। देख लो 6 मंथ बिफोर वैकेंसी अराइज है। वैकेंसी हमें पता है कि वैसा आज के दिन वैकेंसी अराइज होगी, तो पता चला कि हम बाद में अपॉइंट करें, पहले अपॉइंट करके रख दो, सो दैट जब ये वैकेंसी खाली होगी सीट तो वो आ जाएंगे, तो वैकेंसी कम हो जाएगी। एंड साथ ही साथ जो स्टेट लेवल आपके हैं, स्टेट लेवल पर कहाँ जाएगा, वो जाएंगे आपके स्टेट लेवल एप्लेट बॉडी के पास अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो CPA है ना, वो आपका स्टेट लेवल पर भी रेगुलेशन लेकर आता है, सेंट्रल लेवल पर तो लाता ही है। क्या अचीवमेंट किए गए हैं, तो एक प्रकार से एडवाइजरी इशू की गई है टू द ई-कॉमर्स एंटिटीज ऑन सेल ऑफ आयुष ड्रग्स, गाइडलाइंस इशू किया गया है ऑन प्रिवेंशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट एंड एंडोर्समेंट फॉर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट 2022। ये सब तो करने की बात है। तो फ्रेंड्स हमने आपको पॉलिटी के लेक्चर सीरीज यहाँ पर कंप्लीट करवा दी है। कैसा लगा आपको ये मेरा इनिशिएटिव, कमेंट सेक्शन में बताओ। मजेदार तरीके से शेयर करते रहो अपने फ्रेंड सर्कल में, इसी प्रकार से हम आपकी मदद करते रहेंगे। तब तक के लिए बिंदास, थैंक यू वेरी मच एंड लव यू ऑल। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच। शेयर करना लेकिन मत भूलना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, हम इसी प्रकार से आपकी मदद करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।